देखिए सरपंच भाई, क्या जमाना आ गया। कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो। सुअर के बच्चे को अब कोड़ी नहीं हरिजन कहो। एंटी नेशनल शब्द मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। जब जेएनयू प्रोटेस्ट किया करता है तो बोलते हैं कि इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है, आंदोलनजीवी है, आंदोलनजीवी है, राष्ट्रद्रोही संस्थान है, राष्ट्रद्रोही। जब हम कहते हैं कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, तो हम ये बिल्कुल नहीं कहते हैं कि ब्राह्मणों को आप पकड़ के पीट दीजिए या मार दीजिए या खत्म कर दीजिए। ब्राह्मण तेरी कब्र खोदेगी। वैश्यवाद, दलितवाद, पिछड़ावाद, उसकी कब्र क्यों ना खोदे? क्यों ब्राह्मणवाद की कब्र खोदे? जब किसान सड़कों पे बैठते हैं तो वो खालिस्तानी है, एंटी नेशनल है। जब मुसलमान इक्वल सिटीजनशिप के लिए सड़कों पे बैठते हैं तो वो देशद्रोही हैं, पाकिस्तानी हैं, आईएसआई एजेंट हैं। आज का समाज ये है कि रामनवमी राम मंदिर में नहीं मनाई जाएगी या पीसफुल प्रोसेशंस में नहीं मनाई जाएगी। रामनवमी मस्जिद के बाहर डीजे बजा के मनाई जाएगी। देख लीजिए, मेरे साथ बैठी हुई ये कोई सामान्य लड़की नहीं है, बल्कि एक क्रांति है। और आयशा उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नाम है नेहा। और अभी तो तिहाड़ की रोटियां भी खाकर आई हैं, मतलब जेल रह के आई हैं। क्यों? स्वागत है आपका। जी बहुत शुक्रिया। ये जेएनयू में रिसर्च स्कॉलर हैं और जेएनयू के बारे में कहा जाता है कि अर्बन नक्सल, बवाल, क्रांति, पढ़ाई छोड़कर सब कुछ जो आप सोच सकते हैं उसके लिए बदनाम हो चुका संस्था। ऐसी संस्था में पढ़ती हैं। ये सारा आरोप वायुमंडल में है। इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? इसको मुझे लगता है बहुत सिंपली डिफेंड किया जा सकता है। ये जो नैरेटिव है जेएनयू के बारे में कि वो एक डिसरप्शन क्रिएट करता है, वो मानता नहीं है, जिद्दी है, केओटिक है, अनस्टेबल है, जो समाज की मोरालिटी है उसको तोड़ने की कोशिश करता है, ये सब तमाम चीज़ें जेएनयू के बारे में बोली जाती हैं। और ये सब तमाम चीज़ों के पीछे या इस तरीके की वो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी या वो हर सोच विचार जिसको इस तरीके से लेबल किया जाता है, उसके पीछे का बहुत सिंपल सा इतिहास होता है। बहुत आसान भाषा में समझा जा सकता है कि किसी भी दौर के रूलिंग पावर्स जो आइडियाज़ समाज में प्रोपगेट करते हैं और जिसको समाज की मोरालिटी या कॉमन सेंस बनाते हैं, उस मोरालिटी और उस कॉमन सेंस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो समाज के पिछड़े होने का कारण होती हैं। तो जेएनयू में जो केओस है, इंस्टेबिलिटी है, वो इन सब चीज़ों, इन सब आइडियाज़, ये सब एस्पेक्ट्स जिसकी वजह से समाज पीछे जाता है, उनको तोड़ने के संघर्ष का नाम है। जो बोला जाता है कि जेएनयू के लोग प्रोटेस्ट में आते हैं, प्रोटेस्ट करते रहते हैं, आंदोलनजीवी हैं। आंदोलनजीवी हैं। आंदोलनजीवी होने का मतलब क्या है? ये इतना खराब टर्म क्यों है? अगर आप एक तरफ जेएनयू के केओस की बात करेंगे तो दूसरी तरफ आपको इस केओस की भी बारे में बात करनी चाहिए, सोचना चाहिए, जो इस वक्त हमारे देश में है और ये हर दौर में रहा है। नॉर्मलसी को, स्टेटस को आपने नॉर्मल बना दिया है। चाहे वो स्टेटस को में कितना भी ऑपरेशन हो, कितना भी बैकवर्डनेस हो, कितनी भी हिंसा हो, वो स्टेटस को है। और उस स्टेटस को तोड़ने के लिए जितने प्रयास हो रहे हैं, चाहे वो प्रोग्रेसिव ही क्यों ना हो, उसको डिसरप्शन बताया जाता है। जो हिंसा रूलिंग पावर्स की तरफ से की जाती है वो नॉर्मलसी होती है, वो कॉमन सेंस होता है, वो स्टेटस को होता है। और जो उस हिंसा को रोकने के लिए की जाती है, जो भी उसके प्रोटेस्ट्स होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, प्रयास होते हैं, उन सब को बोल दिया जाता है कि ये इंस्टेबिलिटी है। तो उस मायने में सही बात है, जेएनयू है अनस्टेबल। आप कहते हैं कि आप एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था लाएंगे जिसके तहत आप एक तरफा रूप से शिक्षा व्यवस्था में, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में फी हाइक का बुलडोजर चला देंगे। आपने यूजीसी को ही ध्वस्त करने का वीबीएस जैसा बिल ले आए हैं, जिसके माध्यम से जो अभी तक सरकारी इंस्टीट्यूशंस खुद को सस्टेन कर पाते थे और ये चीज़ इंश्योर कर पाते थे कि गरीब से गरीब सेक्शन से आने वाला स्टूडेंट हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ पाए, उस चीज़ को आप ध्वस्त कर रहे हैं। आप किसी स्टूडेंट्स की शिक्षा को उसकी जेब के पैसे के साथ में डिपेंडेंट बना रहे हैं
और इसके विरोध में जब जेएनयू प्रोटेस्ट किया करता है तो बोलते हैं कि इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है, आंदोलनजीवी है, आंदोलनजीवी है, राष्ट्रद्रोही संस्थान है, राष्ट्रद्रोही। अब ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, एंटी नेशनल शब्द मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि हमारे देश की जो परिभाषा है वो वी द पीपल से आती है। हम सब भारत के लोग इस नेशन को बनाते हैं, मैं ये नेशन हूं, तो मैं अपने हित के लिए जो चीज करती हूं वो एंटी नेशनल कैसे हो सकता है? अगर नेशन मैं हूं तो मैं अपने हित के लिए जो चीज कर रही हूं वो एंटी नेशनल कैसे हो सकता है? उस लिहाज से तो जब हिंदुस्तान की जनता आजादी के लिए लड़ रही थी और इसके लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ रही थी, तो जो लोग जेलों में जा रहे थे इसी एंटी नेशनल के टैग के साथ, इन्हीं सब सेडिशन के नाम के कानून के साथ, वो लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान को अपनी परिभाषा दी है। वो लोग वो हैं जिन्होंने शहादतें दी हैं हिंदुस्तान को अपनी परिभाषा देने के लिए। तो जब वही चीजें आज हम कर रहे हैं, इस देश की आम जनता कर रही है, जब किसान सड़कों पे बैठते हैं तो वो खालिस्तानी है, एंटी नेशनल है। जब मुसलमान इक्वल सिटीजनशिप के लिए सड़कों पे बैठते हैं तो वो देशद्रोही हैं, पाकिस्तानी हैं, आईएसआई एजेंट हैं। हर वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो आपकी नफरती कॉमन सेंस को डिसरप्ट करके उसके अंदर सेक्युलरिज्म, भाईचारा, लिबर्टी, फ्रीडम, इस सब के एस्पेक्ट्स के लिए लड़ रहा है, आप उसको देशद्रोही बता देते हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी समझदारी जो है देश की, वो बहुत ही संकीर्ण है। वो आपके मैं से शुरू होती है और मैं पे खत्म होती है। ऐसा प्रधानमंत्री जो सेंगोल लेकर के पार्लियामेंट में जाता है, जिसकी समझदारी इतनी ज्यादा खराब है, राजशाही जिसकी समझदारी में है कि मैं नेशन हूं, उस इंसान के ऊपर अगर कोई जोक भी क्रैक कर देता है तो कॉमेडियंस को वो जेल में डाल देता है। तो अगर आप एंटी नेशनल हमें बोल रहे हैं क्योंकि समाज को आगे बढ़ाने के लिए आपके द्वारा लाई गई कॉमन सेंस और वैल्यूज को हम डिसरप्ट करते हैं, तो ये ताज तो हमें मंजूर है, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स इस ताज को कबूल करने में भगत सिंह रहे हैं, अंबेडकर रहे हैं, सावित्रीबाई फुले रही हैं, तमाम कम्युनिस्ट मूवमेंट रहा है, जिसकी वजह से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एक इश्यू बनता है, जिसकी वजह से मजदूरों के अधिकार इशू बनते हैं, जिसकी वजह से आज जो हम इंटरनेशनल वर्किंग विमेंस डे मना रहे हैं वो वजूद में आता है। तो ये जो एंटी नेशनल का ताज है, अभी पहले हम सोचते थे कि हम नेशनैलिटी के बारे में बात करें, नेशन क्या होता है उसकी परिभाषा के बारे में बात करें। आजकल हम समझते हैं कि आपने देश के मेजॉरिटी को एंटी नेशनल बना दिया है, तो हम उन्हीं में शुमार हो जाते हैं। क्या करेंगे? आंदोलनजीवी हैं आप लोग? नहीं, अगर किसी भी दौर में जुल्म निजाम बन जाता है तो उसके खिलाफ आंदोलन करना जरूरत बन जाती है, और उस तहत अगर आप हमें आंदोलनजीवी कह रहे हैं तो हम तो समझते हैं कि आप हमें प्राइमरी एनिमी की तरह रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। हम आपको देश का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। किसी भी दौर में इस देश में प्रोटेस्ट्स होते रहे हैं, रूलिंग गवर्नमेंट्स का, रूलिंग पावर्स का विरोध होता रहा है, लेकिन किसी भी दौर से ज्यादा घातक हम आज के जो लोग सरकार में हैं, जो आरएसएस की पूरी मशीनरी है, उसको मानते हैं। और इसलिए उनके विरोध में प्रोटेस्ट करना, आंदोलनरत रहना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। हम समझते हैं कि हम एक दूसरी जंग लड़ रहे हैं इस वक्त हिंदुस्तान में। जब आप हिंदुस्तान में जो लॉ की परिभाषाएं हैं, वैल्यूज हैं आपके, हम जब भी बोला जाता है, मेरा नाम नेहा है तो मैं एक हिंदू फैमिली में बड़ी हुई हूँ, जब भी मेरी बातें कोई मेरे फैमिली मेंबर सुनते हैं तो वो कहते हैं कि तुम अपने समाज के खिलाफ जाओगी, अपनी संस्कृति के खिलाफ जाओगी, तो आप सीधे उसको उस चीज से इक्वेट कर देते हैं कि वो है आपका समाज। लेकिन आज का समाज क्या है? आज का समाज ये है कि रामनवमी राम मंदिर में नहीं मनाई जाएगी या पीसफुल प्रोसेशंस में नहीं मनाई जाएगी। रामनवमी मस्जिद के बाहर डीजे बजा के मनाई जाएगी। रमजान का ये मतलब नहीं है कि लोग फास्ट कर रहे हैं तो आप उनको देख के समझे कि कल्चर का हिस्सा है, आप उनको मदद करें। रमजान का ये मतलब हो गया कि लखनऊ विश्वविद्यालय में जब मोहन भागवत जाएंगे तो लाल बरादरी, जहाँ पे लंबे समय से नमाज अदा की गई थी, उसको बंद करवा दिया जाएगा। तो आप जब अपने कल्चर की परिभाषा बदल रहे हैं, जब आप इस चीज को मुनासिब बना रहे हैं कि मॉब्स जो कि कोई वर्दी से बाउंड नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ उन पे लागू नहीं होता है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर उनके पास नहीं है कि वो किसी भी इंसान को ये पूछ सकें कि तुम पार्क में इस लड़की के साथ क्यों घूम रहे हो, तुम कौन से धर्म से आते हो, आईडी कार्ड दिखाओ, तुम्हारी दुकान पे ये हिंदू नाम क्यों लिखा है, तुम तो मुसलमान हो, या इंटरकास्ट मैरिजेस या इंटरकास्ट कपल्स पे जिस तरीके से क्रैकडाउन है, ये तमाम चीजें करने का अधिकार जिन्हें नहीं है, लेकिन इस सब के बावजूद इस जमाने में उसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है। तो ऐसे समय में आंदोलन करना हमारी जरूरत है। आपने एक लंबे, भगत सिंह कहते थे कि
एक स्टेट ऑफ वॉर चल रहा है हमारे देश में आज़ादी के वक्त में। वो कहते थे कि आपने हमें अरेस्ट किया है, हमारे साथ आप सामान्य प्रिजनर्स जैसा व्यवहार मत करिए। आपने हमारे देश पे, हमारे समाज पे, हमारे लोगों के ऊपर एक जंग छेड़ी हुई है और इस जंग के नाते हम युद्धबंदी हुए। आज के समय में वही जंग हमारे देश में चल रही है, जहां पे इस देश का जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक बनाया, उस हर एस्पेक्ट को तार तार करने की कोशिश हो रही है। तो आंदोलन उन्होंने किया हुआ है हमारे देश के ऊपर, और उस आंदोलन के खिलाफ हर प्रयास हम करेंगे, चाहे वो सड़कों पे हो, कोर्ट्स में हो, क्लासरूम्स में हो, लिख करके हो, गीतों के माध्यम से हो, हर माध्यम से। लेकिन जेएनयू जिस तरीके से काम कर रहा है, जेएनयू में जिस तरह की पढ़ाई हो रही है, जेएनयू के बारे में जो छवि है वो यही तो है कि वर्जनाओं को तोड़ दो, स्वच्छंदता अपनाओ, घर से निकलने के बाद हर वो चीज कर लो जो आज तक घर वालों ने रोका रखा। नहीं, मत करना, ये सही नहीं है, ये वैल्यूज के खिलाफ है, ये नीति के खिलाफ है, ये अनैतिक है, ये नैतिक है। उसके खिलाफ जब घुस गए एक बार कैंपस में, तो चाहे वो दलित हो, चाहे वो पंडित जी हो, और चाहे पिछड़े हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, वो सारी वर्जनाओं को धुएं में उड़ा दो। देखिए, मतलब किसी भी दौर की वैल्यूज या मोरालिटी या सही गलत या इवन फॉर्मेलिटी में लॉ का जो इंटरप्रिटेशन भी होता है, वो उसी दौर में जो रूलिंग आइडियाज होते हैं उनसे आता है। और इसलिए एक दौर की वैल्यूज ये थी कि अगर आपके पति मर गए हैं तो आपको भी आपको खुद को सती कर लेना चाहिए। एक समय की वैल्यूज ये थी कि बच्चियों का जितना जल्दी आप शादी करा देंगे उतना आपके ऊपर कम बोझ पड़ेगा। एक समय की वैल्यूज ये थी कि अगर कोई दलित छू लेता है आपके किसी सामान को तो उसका शुद्धिकरण करने की जरूरत है। तो ये भी वैल्यूज हुआ करती थी। आज के समय में जो प्रोग्रेसिव वैल्यूज के खिलाफ वो ऑल्टरनेट में नफरत की वैल्यूज ला रहे हैं, उन वैल्यूज के खिलाफ और उनसे आज़ाद होने की तो ज़रूरत है। इनफैक्ट हर दौर में ये ज़रूरत होती है। हम तो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं उसका स्लाइटली वेरिड वर्जन मानते हैं कि, और ऐसा सिर्फ जेएनयू में नहीं होता है। आप जब यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं तो जिन घरों में आपने सच में, जब आप घर पे होते तो आपको बहुत लिमिटेड सा दुनिया होती है, वही परिवार आपको सब सिखाते हैं, बहुत प्यार करते हैं, आपका पूरा खर्चा उठाते हैं, खाना, पढ़ाई, कपड़ा, सब कुछ वो देखते हैं। तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है या जिस तरह से आप दुनिया को देखते हैं वो आपके घर से आता है। और आपका घर एक रिलीजन, एक कास्ट, एक सोशल कॉन्टेक्स्ट का प्रतीक होता है। उस सोशल कॉन्टेक्स्ट से आपके परिवार में जो लोग सीखते हैं वो आपको सिखाते हैं। यूनिवर्सिटीज वो पहली जगह होती हैं, इसीलिए उनको यूनिवर्सिटी कहते हैं, क्योंकि वो एक माइक्रोकॉज्म होते हैं एक लार्जर यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जब आप पहली बार यूनिवर्सिटी में आते हैं तो वो तमाम चीजें जो आपको बताई जाती हैं कि ये 2+2 = 4 की तरह रूल है, एरिथमेटिक मैथमेटिकल रूल है, वो चीजें आपको यूनिवर्सिटी में आके पता चलती है कि अच्छा ऐसा नहीं है क्या। तो यूनिवर्सिटीज में तो बिल्कुल आपको समझना चाहिए हर वो चीज जो आपको सिखाई गई है परिवार में, अपने दोस्तों के बीच में, स्कूलों में टीचर्स के द्वारा, आप तो बिल्कुल टेस्ट कीजिए। अगर आपको इतना भरोसा है अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, इन सब तमाम चीज़ों पे, तो आपका कल्चर और आपकी संस्कृति बिल्कुल खरे उतरेंगे इस टेस्ट पे, और आगे आने वाले समय में उसको बेहतर करेंगे वो स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में आकर के एंगेज ही नहीं करते अपने समय की वैल्यूज से, तो यूनिवर्सिटीज़ वो सब डिस्कोर्सेस, वो सब आइडियाज, वो सब थ्योरी, वो सब टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, पॉलिटिकल एडवांसेस, सोशल एडवांसेस कर ही नहीं पाते, जिसकी वजह से आज हमारा समाज वो है जो कि वो आज है। मतलब आप मैं वामपंथी हूँ तो आप तमाम मार्क्सिस्ट राइटर्स को देख लीजिए, मार्क्स से लेकर के ग्रामशी हो गए, लेनिन हो गए, उन्होंने एकेडमिक तो नहीं कहूंगी बट थियोरेटिकल इंटरवेंशन से समाज को आप कैसे देख सकते हैं उसका ढर्रा ही बदल दिया। इससे पहले समाज को उस तरीके से देखने का कोई आइडिया ही हमारे पास नहीं था। अंबेडकर ने जिस तरीके से सामाजिक व्यवस्थाओं को समझा हिंदुस्तान की, और उससे आज़ाद होने के लिए अलग अलग समय पे न सिर्फ वो लड़े हिंदुस्तान के पॉपुलर उस समय के लीडर्स से, बल्कि वो लगातार एकेडमिक डिस्कोर्सेज में कंट्रीब्यूट करते रहे, थियोरेटिकली कंट्रीब्यूट करते रहे, और इस सब की वजह से आज हमें वो मिला।
अगर हिंदू कोड बिल के खिलाफ आरएसएस का इतना बड़ा मोबिलाइजेशन होता है जब वो पास होने वाला होता है, उसके खिलाफ अगर नहीं लड़ते तो आज नहीं होता हमारे पास हम संपत्ति। बात करेंगे अंबेडकर पे, आरएसएस पे, लेकिन सवाल ये है मेरा कि जो माँ बाप वैल्यूज सिखा के भेजते हैं, संस्कार सिखा के भेजते हैं, जो संस्कारी बहू है, संस्कारी लड़की है, शादियों में भी कि लड़की संस्कारी होनी चाहिए, हाँ, तो वो आप समझ रही हो ना बिल्कुल कि संस्कार, वो जो संस्कार, वो वैल्यूज, वो नैतिकता, वो सब जेएनयू के बारे में है कि जब घर से निकलकर बिटिया वहां पहुंचती है और बेटवा वहां पहुंचता है, वो टूट जाती है। सब वर्जनाएं, मोरालिटी ध्वस्त, संस्कार ध्वस्त, नैतिक का अनैतिक, लड़के का लड़की, लड़की का लड़का, घाल मेल, ये क्या है? ये तो समाज की सच्चाई है। अगर कोई भी आर्ग्यू करता है कि हमने जो सिखाया है तुम्हें वो समाज का नेचुरल ऑर्डर है और तुमने जेएनयू में जो सीख लिया है वो उल्टा है, तो ये कैसे पॉसिबल है? अगर वो नेचुरली एग्जिस्ट ही नहीं करता तो जेएनयू में कोई नेचुरल फैक्ट्री तो नहीं है, और जेएनयू आइसोलेशन में तो एग्जिस्ट नहीं करता है। जो विचार जेएनयू के प्रोग्रेसिव विचार आप जिनको बोलते हैं कि ये गड़बड़ हैं, वो तो पूरी दुनिया भर में एग्जिस्ट करते हैं। बगल में डीयू है वहां पे एग्जिस्ट करते हैं, बगल में जामिया है वहां एग्जिस्ट करते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एग्जिस्ट करते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में एग्जिस्ट करते हैं, एपीयू अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जेएनयू में तो बम फट जाता है। जेएनयू में आज तक कभी बम नहीं फटा। बम विचारों का बम, विचारों का बम। यही डीयू है, यही जामिया है, हम लोग भी पढ़े हैं इसे। तो वो बम जो जेएनयू में फटता है, वो संस्कार को तोड़ देने का, मरोड़ देने का, ये ऐसा क्यों है? अरे माँ बाप ने अगर सिखाया है कि बेटा रिस्पेक्ट करो, संस्कार में रहो, तो माँ बाप से बड़ा प्रोफेसर, माँ बाप से बड़ा जो ज्ञानी, उनसे बड़ा शुभ चिंतक, उनसे बड़ा चाहने वाला, प्यार करने वाला तो कोई और नहीं होगा, ये मानेंगे आप? तो जो वैल्यूज सिखाते हैं माँ बाप, वो उनके दिल के तारे होते हैं बच्चे, उनको गलत तो न सिखाएंगे। वही बच्चे जब वहां जाते हैं तो उस एटमॉस्फियर में ऐसा क्या हो जाता है कि सब घर की चीजें छोड़ छाड़ के उस दौड़ में लग जाते हैं जिसमें नेहा लग गई, बाकी लोग लग गए। ये मेघा लवरिया को आप शायद जानते होंगे, जिन्होंने वो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा लगाया था मॉरिस नगर थाने के बाहर। अभी रिसेंटली उनका एक पॉडकास्ट आया है श्वेता जया के साथ में ना, तो उसमें वो उनसे पूछ रही हैं कि आपने वेद पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, मनुस्मृति पढ़ी हैं? तो कहती है मैंने कुछ नहीं पढ़ा। फिर वो पूछते हैं किसने, तो कहाँ से आपको ये सब पता? कहती है मेरे बड़ों ने बताया है। अरे मेरे बड़ों ने बताया तो सही बताया होगा ना। अगर बड़ों को ही गलत किसी ने बता दिया तो वो आपको सही कैसे बताएंगे? यही बात है ना। तो मुझे वही मेघा लवरिया जैसी बात लगी है कि माँ बाप ने इतना कुछ सिखाया है, समझाया है, पढ़ाया है। जेएनयू के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं लड़ते हैं कि हमें माँ बाप से इंडिपेंडेंस चाहिए, वो तो इसलिए भी लड़ते हैं कि माँ बाप को, मेरी माँ को जो स्वतंत्रता नहीं मिल पाई है, जो आज़ादी नहीं मिल पाई है, जो मेरी माँ कहीं बाहर काम नहीं करती, वो हाउसवाइफ है जिसको कहते हैं, तो उनके काम की जो रिस्पेक्ट नहीं समझी जाती है समाज में, वो उसको दर्जा मिले। मेरी माँ जिस एजुकेशन से खुद वंचित रह गई लेकिन मुझे दिलवाई, उस एजुकेशन का मौका मेरी माँ को भी मिले। हमारी तो लड़ाई वो भी है। मेरे फादर आर्मी में हैं, तो आर्मी के तहत भी आर्मी का एज एन इंस्टीट्यूशन जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से अफेक्ट करता है उन लोगों को जो स्ट्रक्चर का हिस्सा होते हैं और उस रेजिमेंटल ट्रेनिंग में होते हैं। मैं तो ये भी चाहती हूँ कि वो सब लोग जो आर्मी का हिस्सा है वो जाने, वो एक स्वरूप जो उन्होंने हिंदुस्तान में आर्मी का देखा है उसके इतर उस स्वरूप को भी जाने जो सिर्फ सत्ता पक्ष में बैठे लोगों के अधीन नहीं रही है, बल्कि उस आर्मी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे चंद्र सिंह गढ़वाली हैं जो गढ़वाल रेजिमेंट में आज़ादी के आंदोलन के वक्त निहत्थे लोगों पे जो प्रदर्शन कर रहे होते हैं उन पे गोली चलाने से मना कर देते हैं। तो वो स्वरूप तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरे पिताजी वो स्वरूप भी जाने। मेरा भाई है, उसको एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से बहुत लंबे समय तक समझ ही नहीं आता है फैमिली को ना। आज के समय में शायद फिर भी जान गए हों, लेकिन नहीं समझता कि क्या होता है, कैसे डील करना है। तो मेरा तो सिर्फ जेएनयू के स्टूडेंट्स पढ़ने के नाते सिर्फ ये थोड़ी है कि मैं खुश रहूं, ये भी है कि
डिसेबिलिटी को समझने के लिए समाज में बेहतर प्रोसेसेस हों और जो पेरेंट्स या जो फैमिली मेंबर्स एक ऐसे सदस्य के साथ रहते हैं जिनको कि डिसेबिलिटी है, उससे डील कैसे करें, समाज को सुगम कैसे बनाएं, क्योंकि नेहा, लेकिन सवाल ये है ना कि जो भी चीजें, मतलब मैं जब जेएनयू की बात कर रहा हूँ, उस छवि की बात कर रहा हूँ, तो वो एक अलग ही आइलैंड है शिक्षा के क्षेत्र में। ऐसा क्या है कि यूपी से, बिहार से, बंगाल से, केरला से कहीं भी जाने वाले उस कैंपस में जाते हैं तो जैसे भांग खाने वाले का नशा एक ही होता है, वो नशा चढ़ जाता है उनका, विद्रोह का, विवाद का, बवाल का, सब तोड़ने का, जोड़ने का नहीं, तोड़ने का। और जो सिस्टम्स हैं, अब इसी दिल्ली में जो सिस्टम डीयू में होगा वो अलग है, अब जेएनयू में अलग है, लड़के लड़कियों के हॉस्टल में, लड़कियां लड़कों के हॉस्टल में, इतनी स्वतंत्रता, इतना फ्रीडम, फिर हर फिक्र को धुएं में उड़ाते चला जाए, फिर कुछ तो कहीं ढाबा तो कहीं कुछ, ये चीज जो दूर बैठे हुए, मैं जो कह रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आरोपित कर रहा हूं, मैं एम्बियंस की बात कर रहा हूं। लखनऊ में बैठा हुआ, गोरखपुर में बैठा हुआ, मुजफ्फरपुर, हुगली में बैठा हुआ भी यही सोचता है कि यार ये जो तस्वीरें आ रही है ना, ये सब जेएनयू के जो स्टूडेंट है ना, यही सब करते हैं। ये लड़के लड़की के ऑफिस हॉस्टल में, लड़की लड़के के हॉस्टल में, कोई वर्जनाएं नहीं, कोई धुआं तो क्रांति, तो झोला, तो चप्पल, तो कुछ अलग एक आइलैंड है, मतलब अलग ही शिक्षा व्यवस्था है। ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना? ऐसा आपने भी सुना होगा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा समझा ही जाता है। हाँ हाँ, ये आ गया जेएनयू वाला है, अरे ये तो नहीं, ये अरे भैया, अरे छोड़ो, अरे वो जेएनयू वाला है, जेएनयू से पढ़ी है ना, अच्छा, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल इसको है। समझाओ आप। जेएनयू अब स्पेसिफिकली इसलिए हो गया है क्योंकि जेएनयू जैसे जो स्वतंत्र स्पेसेस रहे, आप शायद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो जिस दौर में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में राजनीति हुआ करती थी जम के, उस दौर में भी इसकी इस आज़ादी की जो जेएनयू में स्टूडेंट्स को मिलती है और जिसको मिसरिप्रेजेंट किया जाता है, आपको वहाँ पे मिल जाती है। या दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी नॉर्थ कैंपस के कुछ कॉलेजेस जिनका इतिहास रहा है कि वो लड़ेंगे कि हमारे कॉलेज में क्या होगा, ये सिर्फ छात्र डिसाइड करेंगे वहाँ के प्राइमरी स्टेक होल्डर्स होने के नाते। तो जिन संस्थानों ने, शैक्षणिक संस्थानों ने उस आज़ादी के लिए संघर्ष किया है, उन शैक्षणिक संस्थानों को बहुत बड़ा क्रैम्पडाउन झेलना पड़ा है। जो लिंगडो गाइडलाइंस आते हैं, जिसके माध्यम से आप ये बदल देते हैं कि यूनिवर्सिटी स्पेसेस एक्चुअली दिखेंगे कैसे, कैसी बातें पॉसिबल होंगी, कैसी बातें पॉसिबल नहीं होंगी, संभव नहीं होंगी। ये जो आई थिंक 2 साल पहले एक कंजर्वेटिव कन्वेंशन हुआ था जिसमें दुनिया भर के कंजर्वेटिव जाते हैं, और वहाँ पे जेडी वांस जो अभी वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका में, वो बहुत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने ही कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट बात वो कहते हैं, एंड आई थिंक जो आप पूछ रहे हैं उसका जवाब इसमें है। वो कहते हैं कि अगर हमें अपना कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी को फतह करवाना है दुनिया भर में, तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए है कि हमारे, वो अमेरिका की बात करते हैं, कि हमारे देश में और सब देशों में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको हम ये लिबरल प्रोग्रेसिव आइडियाज से कंटेमिनेट ना होने दें, यूनिवर्सिटीज़ को ध्वस्त कर लिया जाए। ये वो, मैं वर्बेटम बता रही हूँ, उन्होंने अंग्रेजी में कहा था, वो ये कहते हैं। तो ये रिकग्निशन जो इस दुनिया भर के कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी में मानने वाले लोग करते हैं कि अगर आपको समाज को प्रोग्रेसिव आइडियाज की तरफ बढ़ने का, उसका चढ़ाई रोकना चाहते हैं, तो यूनिवर्सिटीज जो कि चर्निंग होते हैं, समाज में जो भी आइडियाज, जो भी वैल्यूज हैं, उनका चर्निंग होता है। हर आइडिया को, हर विचारधारा को, हर वैल्यू, मॉरल समझदारी को कटघरे में खड़ा किया जाएगा और उससे हिसाब लिया जाएगा कि तुमको हम सिर्फ इसलिए मान रहे हैं क्योंकि बहुत सोचा नहीं है इसके बारे में, किसी ने बता दिया, और बताया हुआ मान लेना आसान होता है। सोचने में असहजता होती है क्योंकि सोचने में ये शायद कहना पड़ जाए कि हो सकता है हमने अभी तक जो किया है वो गलत किया है। तो ये कसौटी पे यूनिवर्सिटीज, हमारे जितना भी ज्ञान हम लोगों ने अर्जित किया होता है यूनिवर्सिटी में आने से पहले, उन सब आइडियाज को इस कसौटी पे खरा उतरना होता है। और जब वो आइडियाज उस कसौटी पे खरे नहीं उतरते हैं तो वो आइडियाज के खिलाफ लोग
मोबिलाइज होते हैं और प्रोटेस्ट्स होते हैं। दूसरा ये जो बोला जा रहा है दारू सिगरेट ये सब, मैं कुछ नहीं करती हूँ और मैं नहीं मानती हूँ कि ये अकेला तरीका है या ये किसी एक फ्री थिंकिंग या फ्री आइडियाज का रिप्रेजेंटेशन है। कोई इंसान अपनी निजी जिंदगी में क्या करना चाहता है उसको बिल्कुल फ्रीडम होना चाहिए। और ऐसे देश में जहाँ पे शराब पीने के लिए इतने परिवार बर्बाद होते हैं और महिलाओं के साथ शराब पी के मारपीट होती है, हम कभी नहीं कहेंगे कि इस तरीके की चीजें ऐसी चीजें हैं जो फ्रीडम को प्रमोट करती हैं। हम ऐसा कभी नहीं कहेंगे। लेकिन किसी इंसान की पर्सनल फ्रीडम के लिए हम बिल्कुल उसके, वो कहते हैं ना कि आई माइट नॉट अग्री विद यू बट आई विल डिफेंड योर राइट टू कीप योर ओपिनियन टिल द एंड। वही बात है कि आप अपने पर्सनल फ्रीडम के लिए आप क्या चाहते हैं वो बिल्कुल आपके ऊपर है, एज लॉन्ग एज आपका फ्रीडम, आपका इंडिविजुअल फ्रीडम किसी सामने वाले फ्रीडम, इंसान के फ्रीडम के ऊपर इंक्रोच नहीं कर रहा है। तो जेएनयू बनने की कोशिश बहुत सारी, दुनिया भर में ऐसे तमाम जेएनयू हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे जिनके बारे में अपने देशों में बोला जाता है, राज्यों में बोला जाता है कि अरे ये वहां से हैं। अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की भी बात कर लें या बाकी यूनिवर्सिटीज की भी बात कर लें, जेएनयू के लिए चलिए अलग से एक आपने पोजीशन सब लोगों ने दी हुई है समाज में, लेकिन तब भी यूनिवर्सिटी वालों को भी बोला जाता है, अपने शहर के यूनिवर्सिटी वालों को बोला जाता है, अच्छा यूनिवर्सिटी से है क्या, अच्छा यूनिवर्सिटी से हो क्या, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले इस चीज से जाने जाते हैं कि उनमें एनर्जी है, कि वो बहस कर सकते हैं। आप कुछ बोल रहे हैं तो वो मान नहीं लेंगे, 4 आपसे सवाल वापस पूछेंगे ही शायद। तो जब एक कंजर्वेटिव डिस्पेंसेशन, कंजर्वेटिव इन द सेंस कि समाज का एक समझदारी को लेकर के, जब वो डिस्पेंसेशन ये चीज रिकॉग्नाइज कर रहा है कि यूनिवर्सिटीज उनके प्राइमरी एनिमी हैं और अपनी आइडियोलॉजी को देश भर दुनिया भर में फैलाने के लिए उन्हें यूनिवर्सिटीज को ध्वस्त करना बहुत जरूरी है, तो यही कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी का प्रोपेगेंडा मैकेनिज्म ये है कि जेएनयू वाले बहुत आज़ाद होते हैं। इतनी आज़ादी, वैसे लड़के अलाउड नहीं है विमेंस हॉस्टल में, ये मैं करेक्शन कर दूं। और तो ये प्रोपेगेंडा मैकेनिज्म कि यूनिवर्सिटीज बहुत ज़्यादा आज़ादी है यहाँ पे लोग कुछ भी बात कर रहे हैं, हमारी सभ्यता में जो चीज़ नहीं है वो कैसे बात हो रही है। अगर वही लोग जो ये सब बातें कह रहे हैं उनको जेएनयू के स्टूडेंट के सामने खड़ा कर दिया जाए और उन्हीं की सभ्यता के बारे में उनसे 4 बात कर ली जाए, तो वो डिफेंड नहीं कर पाएंगे कि उनकी सभ्यता आखिर है क्या जिसको वो डिफेंड कर रहे हैं। तो माँ बाप हमें बहुत कुछ, वही सभ्यता है क्या मैं पूछ रहा हूँ ना, क्या है सभ्यता? अब इसमें मैं एक्चुअली थिएटर और परफॉर्मेंस की स्टूडेंट हूँ, तो सभ्यता क्या है ये, इसकी भी इस चीज को लेकर के बहुत डिस्कशन है कि सभ्यता किसको कहा जाता है, सभ्यता की उपाधि किसे दी जाती है और बाकी जो चीजें होती हैं कैसे उस चीज को, उस सभ्यता की जिस चीज को उपाधि मिली है उसके अंदर सबस्यूम किया जाता है। तो किसी भी दौर में डोमिनेंट आइडियाज हमेशा से, अब मैं वामपंथी हूँ तो यही बोलूंगी, रूलिंग क्लास के ही आइडियाज रहते हैं और उन आइडियाज से इतर जो आइडियाज होते हैं वो डिसअपियरेंस में होते हैं। इसीलिए आज के समय में सही गलत क्या होता है वो उस आइडिया के तहत डिस्क्राइब हो रहा है, डिक्टेट हो रहा है, जो इस वक्त रूलिंग आइडियाज हैं। रूलिंग आइडिया है, रूलिंग आइडियाज हैं। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद तेरी कब्र खुदेगी, ब्राह्मणवाद भाग जाओ, क्यों ऐसे नारे क्यों जेएनयू में? नहीं, जेएनयू में नहीं, ये तो हर जगह लगते हैं। अब लगने लगे, प्रभाव लोग कहते हैं जेएनयू से ही आया है। ये तो अच्छी तो ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि ब्राह्मणवाद, वाद का मतलब एक सिस्टम है और ब्राह्मणवाद जब हम कहते हैं कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, तो हम ये बिल्कुल नहीं कहते हैं कि ब्राह्मणों को आप पकड़ के पीट दीजिए या मार दीजिए या खत्म कर दीजिए, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। जैसे पितृसत्ता मुर्दाबाद या पितृसत्ता की कब्र खुदेगी का ये मतलब नहीं है कि जितने भी पेट्रियार्क्स हैं, बाप है, आप उनको पकड़िए और उनको जला दीजिए। पूंजीवाद मुर्दाबाद का ये मतलब नहीं है कि आप पूंजीपतियों को पकड़ करके उनको मार दीजिए। पूंजीवाद, पितृसत्ता, ब्राह्मणवाद, मनुवाद, ये एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है और वो सिस्टम है ऊंच नीच का सिस्टम। ब्राह्मणवाद इसलिए क्योंकि ये जो सिस्टम है उसके शीर्ष पे ब्राह्मण, जो एक कास्ट डिनोट की गई है उसी कल्चर द्वारा, जिस कल्चर को डिफेंड किया जाता है, उसके निहित पूरा सिस्टम चलता है और वो सिस्टम डिस्प्रपोर्शनेटली समाज के उस सेक्शन को फेवर करता है और डिस्प्रपोर्शनेटली बाकी सेक्शंस को डिसएडवांटेज पे रखता है। इसलिए जब ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद बोला जाता है तो वो और कुछ नहीं, एक गुहार है कि ये ऊंच नीच का सिस्टम जो कि जातीय आधार पे बेस्ड है, इसको खत्म किया जाए और इसको खत्म करना बिल्कुल बहुत जरूरी है।
इसकी कब्र खुदेगी का ये मतलब है कि सदियों से जो सिस्टम चला हुआ आ रहा है, जिसके तहत हमारी यूनिवर्सिटीज में, हमारे समाज में आए दिन हिंसा होती है, मर्डर होती है, लिंचिंग्स होती हैं, जिसके तहत, और ये तो मान लीजिए क्राइम वाला एक एस्पेक्ट हो गया, कुछ लोगों को लगता है कि ये तो चलिए बड़ी बात हो गई, लेकिन ये एवरीडे लेवल पे भी होता है। अगर आप अपने यूनिवर्सिटीज में आप मतलब चलिए मेरिट की बात कर लें, मेरिट का तो एक आइडिया है, आप कह सकते हैं कि ये क्या आइडिया है, तो हार्मलेस आइडिया है, दो लोग डिस्कस ही तो कर रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें। लेकिन मेरिट का जो पूरा आइडिया और कंसेप्शन है समाज में, वो इतने बड़े इनजस्टिस को छुपाता है, और जिसके साथ इनजस्टिस होता है उसको अपने नसीब का दोषी भी बताता है। एक पूरा सिस्टम, मनुवादी ब्राह्मणवादी कास्टिस्ट सिस्टम, जो समाज के एक सेक्शन को, जो जातीय रूप से ऑप्रेस्ड है, उसको कांस्टेंट डिसएडवांटेज पे रखता है। चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन की बात हो, चाहे उस प्राइमरी एजुकेशन के वक्त घर में स्टेबिलिटी की बात हो, सोशल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात हो, डिग्निटी की बात हो, हर पायदान पे आप नीचे रखते हैं कुछ स्टूडेंट्स को। और जब वो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, एक सरकारी स्कूल में पढ़े हुए, आए दिन खबरें आती हैं जिसको हम हंसी में उड़ा देते हैं कि यार एक स्कूल में 2 से लेकर 8वीं क्लास तक एक ही टीचर पढ़ा रहा है क्या। गुजरात के स्कूल की बात है ये, हमारा डेवलपमेंट का मॉडल, कि एक ही टीचर पढ़ा रहा है 2nd क्लास से लेकर 8th क्लास तक सब क्लासेस को। और दूसरी तरफ तथाकथित प्राइवेट स्कूल्स, जो खुद को पब्लिक बोल देते हैं, प्राइवेट स्कूल्स की पूरी मशीनरी है, जहां पे आप 1-1 लाख रुपए पर ईयर तक का भी आराम से फीस भर देते हैं। दिल्ली में इतना करप्शन होता है प्राइमरी लेवल पे स्टूडेंट्स के एडमिशन, बच्चों के एडमिशन के लिए, कि उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, फिल्में बन चुकी हैं, और हम उसको हंसी में उड़ा देते हैं कि अच्छा देखो ऐसा हो रहा है क्या, देखो कैसा स्कूल है, बताओ, अरे यूपी का तो यही हाल है, अरे बिहार की तो मत कहो, आप हंसी में उड़ा देते हैं। लेकिन वो एक बहुत बड़े समाज के हिस्से की सच्चाई है। और वही स्टूडेंट, और मान लीजिए डॉन बॉस्को का कोई स्टूडेंट, अब मैं डॉन बॉस्को के स्टूडेंट्स को विलेनाइज नहीं कर रही हूं, उस स्कूल से पढ़ा हुआ स्टूडेंट, और मान लीजिए यहाँ पे दिल्ली के किसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी पहुंचता है, और आप ये बोलते हैं सरकारी स्कूल से पढ़े हुए स्टूडेंट को कि अरे तुझे तो इंग्लिश नहीं आती है, तुझे तो 4 लोगों के सामने मुंह नहीं खुलता है, कैसा कपड़ा पहनता है, बात करनी नहीं आती है। और दूसरा जो प्राइवेट स्कूलों से पढ़ा हुआ है, उसको आप बोलते हैं कि देखो कितना होनहार है, कल्चरल एक्टिविटीज जानता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जानता है, 4 लोगों के सामने अपनी बात कर पाता है, कितना कॉन्फिडेंट है, देखो पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है। तो आपने सिस्टमैटिक रूप से समाज के अलग अलग सेक्शंस को अलग अलग तरीके से पोषित किया, नर्चर किया, इन्वेस्ट किया उनके भविष्य में, उनके डेवलपमेंट में। और जब वो यूनिवर्सिटी पहुंचे तो आपने बता दिया कि एक के पास मेरिट है और दूसरे के पास मेरिट नहीं है, और जिसके पास मेरिट नहीं है वो उसका दुर्भाग्य है, वो उसका आलस है, वो उसके अंदर कोई त्रुटि है जिसकी वजह से वो यूनिवर्सिटी के काबिल नहीं है। आप हैं जो समाज के सेक्शंस को फेल करते हैं, सिस्टमैटिक रूप से फेल करते हैं, और उस स्टूडेंट को यह भी नहीं कहने की आप में डिसेंसी है कि सिस्टम ने तुम्हें फेल किया है, यूनिवर्सिटीज में आपकी जगह होनी चाहिए। आप उसको यह कह देते हैं कि तुम्हारे ही दुर्भाग्य है। जाति का कॉमन सेंसिकल नॉर्मलाइजेशन क्या है कि आप क्यों वही काम कर रहे हैं, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी वही काम क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि आपके परिवार में लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों, आपका भाग्य खराब होगा। तो वो जाति व्यवस्था जो आपको सदियों दर सदी, पीढ़ी दर पीढ़ी समाज के एक हाशिए पे धकेल रही है, वही सिस्टम आपको ये भी बता रही है कि तुम में कमी है, कि तुम्हारा पिछले जन्म के तुम्हारे बुरे कर्म रहे होंगे, चलो पंडित जी को दक्षिणा दे दो, तुम्हारे बुरे कर्म साफ हो जाएंगे। तो वही जातीय व्यवस्था जो आपके शोषण का कारण है, वही जातीय व्यवस्था आपको ये भी कह रही है कि अपने शोषण के लिए आप जिम्मेदार हैं। तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये कोई बहुत इजी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो बहुत ही ऊंच नीच से भरा है। इसलिए ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, इसलिए जातिवाद मुर्दाबाद बोलना बहुत जरूरी है। तो ब्राह्मण मुर्दाबाद, ब्राह्मण तेरी कब्र खोदेगी, तो और किसी की कब्र क्यों ना खोदे? जैसे मतलब और भी वाद है ना बहुत सारे, नहीं ब्राह्मणवाद, वैश्यवाद, दलितवाद है ना, पिछड़ावाद, उसकी कब्र क्यों ना खोदे? क्यों ब्राह्मणवाद की कब्र खोदे?
अब ब्राह्मणवाद भी जब हम कह रहे हैं या मनुवाद जातिवाद कह रहे हैं, तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो किसी ब्राह्मण की बात हो रही हो, कि किसी ब्राह्मण ने ऐसा कुछ कहा है या किया है। वाद तो एक सिस्टम होता है जिसके तहत आप एग्जिस्ट करते हैं अपने सोसाइटी में, आपका अपने सोसाइटी के साथ एक रिलेशन होता है। हर वो रिलेशन जो इस ऊंच नीच को बेसिस बनाता है अपने एग्जिस्टेंस के लिए, हर उस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी और हर उस सिस्टम को बिल्कुल मुर्दाबाद बोला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ब्राह्मणों ने इस सनातन के लिए, इस संस्कृति के लिए, इस देश के लिए कुछ नहीं किया? बिल्कुल किया है। इतने सारे ब्राह्मण हैं जिन्होंने इस देश के कास्ट के ही डिस्कोर्स को आगे बढ़ाने में और इसी जातीय प्रथा के खिलाफ लड़ने में कंट्रीब्यूशन किया है। तो बिल्कुल ब्राह्मणों ने बिल्कुल कंट्रीब्यूट किया है। और हर वो ब्राह्मण जो इस जातिवादी व्यवस्था, इस ऊंच नीच की व्यवस्था या किसी भी तरीके की ऊंच नीच व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको सॉलिडारिटी है हमारी। हमारा किसी व्यक्ति विशेष या किसी जाति से झगड़ा बिल्कुल नहीं है। जितनी भी आवाजें हैं जो सोशल जस्टिस की आवाजें हैं या जो मानती हैं कि जाति के खिलाफ एक आंदोलन होने की जरूरत है, वो सब उन सब लोगों को अपना एलाई मानती हैं, अपने साथ इस लड़ाई में सम्मिलित मानती हैं, जो जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हो, चाहे वो खुद किसी भी जाति से आते हो। जातिवाद क्या है? जातिवाद एक आप कहते हो ना जातिवाद के खिलाफ हम उठाते हैं। अभी आपने कहा ना कि ब्राह्मणवाद, जातिवाद, मनुवाद बात करती हैं तो मनुस्मृति की भी बात करती हैं, तभी मनुवाद की बात करती हैं, इसमें भी बात हो जाए ना। तो अभी तो ब्राह्मणवाद पे बात हो गई, अब आप आंदोलन करेंगी, ऐसा आंदोलन करेगी, जेएनयू भी आंदोलन करेगा, क्योंकि आप मेरी बात से सहमत हैं। बिल्कुल कि ये भी भेदभाव करते हैं। बिल्कुल ठीक करते हैं ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जातिवाद क्या है इस देश में? तो जातिवाद एक वाद है। आपने कहा ना कि जातिवाद टूट जाए। बिल्कुल बिल्कुल। एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत समाज में लोग डिवाइडेड हैं जाति के आधार पे, जो नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए। मनुवाद जो आपने कहा कि मनुस्मृति, मनुस्मृति पे बताइए अब। अब मनुवाद वो सिस्टम है जिसके तहत जब एक किताब लिखी जाती है जिसको इंडिया का राइट विंग प्रोपेगेंडा के तहत इंडिया का फर्स्ट लीगल डॉक्यूमेंट है, जिसने हिंदुस्तान के समाज को एक लीगल ढांचे में पिरोने की कोशिश की है, उसको संविधान से रिप्लेस करना, संविधान को उससे रिप्लेस करना, ये है मनुवाद। और इन दोनों ही वादों के तहत, जातिवाद और मनुवाद दोनों के तहत, समाज में कुछ लोग ऊपर हैं और कुछ लोग नीचे हैं। पब्लिक सेक्टर में, एजुकेशन में, सत्ता में कुछ लोगों का रहने का जन्म सिद्ध अधिकार है क्योंकि वो एक जाति से आते हैं, और बाकी लोगों का उन लोगों के नीचे उनके सर्वेंट की तरह उनको सर्व करने का अधिकार है, क्योंकि जन्म सिद्ध ड्यूटी है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जात में आते हैं, जाति से आते हैं। ये है मनुवाद और ब्राह्मणवाद। अब मनुवाद के तो और भी बहुत आयाम हैं। मनुवाद के तहत महिलाओं को लेकर के एक स्पेसिफिक लाइन है, गेज है। मनुवाद के तहत वो लोग जिनको वो फॉरेनर्स कहते हैं, उनके तहत एक पर्टिकुलर गेज है। मनुवाद का ना सिर्फ एक आइडिया के लेवल पे बल्कि उसके इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे, कि अगर ये ट्रांसग्रेस होती हैं, ये बाउंड्रीज जो सेट की गई हैं, अगर ये ट्रांसग्रेस होती हैं तो उसमें पनिशमेंट क्या दिया जाता है, वो भी उसमें निहित है। तो वो तमाम सिस्टम्स जो जन्म के आधार पे किसी को सुपीरियरिटी और किसी को इंफीरियरिटी देते हैं, किसी को राज करने का अधिकार और दूसरों को अप्रेस होने की ड्यूटी देते हैं, उस ऊंच नीच के सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है मनुवाद, एक लीगल सिस्टम को, और जातिवाद एक सामाजिक सिस्टम को। मनुवाद, मनुस्मृति में कुछ भी तो अच्छा होगा। बिल्कुल हो सकता है अच्छा हो, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जब हम मनुवाद देखिए, किसी भी दौर में कुछ भी कोई तो अच्छा होगा कि नहीं होगा। अगर कोई भी अगर नेहा एग्जिस्ट कर रही है, नेहा आयशा की प्रेसिडेंट है, नेहा देश में घूम रही है और मैं उनका इंटरव्यू कर रहा हूं, तो नेहा से अगर मैं विद्यार्थी परिषद वालों से पूछूं, कहूं कि अरे बहुत बेकार लड़की है, अरे कूड़ा है एकदम, मतलब बहुत झगड़ालू है, नेहा में तो कुछ है ही नहीं है, बर्बाद है। अभी मैं एनएसयूआई वालों से पूछूं, वो भी यही सब कहेंगे कि भाई बेकार लड़की है, एकदम कुछ नहीं है। एनएसयूआई वाले आजकल नहीं कहेंगे, अब थोड़ा सा मिल गए हैं सब, वो अलग विषय है, और भी कोई दूसरा मिल जाए। लेकिन नेहा अगर एग्जिस्ट कर रही है, नेहा अगर प्रेसिडेंट है, नेहा अगर जिंदा है और उनकी आवाज सुनी जा रही है, तो नेहा में कुछ होगा, तब नेहा
कुछ है तो मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूं, लेकिन अभी विद्यार्थी परिषद से पूछो तो बहुत बेकार बताएगा। तो अगर मनुस्मृति जिंदा है, मनुवाद जिंदा है जैसा आप कह रही हैं, तो उसमें भी, और इतने दिन से चला आ रहा है, तो उसमें भी तो कुछ अच्छी बातें होंगी। मेरे कहने का मतलब, मैं, आप इससे सहमत है ना कि ये चेयर है तो हो सकता है कि आप इससे खुश ना हो, लेकिन किसी को अच्छी लगी होगी तभी ये चेयर है, नहीं तो ये कूड़े में होती है ना। तो मनुस्मृति अगर है तो उसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं, सुना है, कभी पढ़ा है? मनुस्मृति को, अब पूरा डॉक्यूमेंट तो नहीं, बट मनुस्मृति को लगातार हम लोग अपने क्लासेस में ही, इनफैक्ट वो क्लासेस में जिसमें हम ये बात करते हैं कि महिलाओं के अधिकारों का क्या ट्रैजेक्टरी रहा है हिंदुस्तान में, उसमें भी पढ़ते हैं। दलित आंदोलन को समझने के लिए कि क्या वो चीज़ें हैं जिसके खिलाफ आंदोलन हुए हैं, उनमें से क्या एस्पेक्ट्स हैं जो हम लोग जिनको तोड़ना चाहते हैं, उसके एस्पेक्ट में भी पढ़ा है। और आपने कहा ना कि वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो बना हुआ है या क्या बना हुआ है। अब कोई भी डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो रिलीजियस डॉक्यूमेंट हो, रामायण हो, मनुस्मृति हो, या कोई भी रिलीजियस डॉक्यूमेंट हो, बाकी रिलीजन्स का भी हम कह सकते हैं, बिल्कुल कोई भी रिलीजियस डॉक्यूमेंट अपने कंटेम्पररी टाइम के हिसाब से लिखा जाता है और उसका उस समाज में क्या रेलेवेंस है उसके हिसाब से वो जज होता है। लेकिन हम आज के दौर में मनुस्मृति के बारे में बात कर रहे हैं, और मनुस्मृति सिर्फ एक हार्मलेस सा पड़ा हुआ कागज का किताब नहीं है। मनुस्मृति एक फोर्स की तरह, फिजिकल, मटेरियल, आइडियोलॉजिकल फोर्स की तरह आज हमारे जमीन पे है। आज का समाज जिसने एक लंबे समय का जाति के खिलाफ आंदोलन देखे हैं, स्वतंत्रता का आंदोलन देखा है, जहाँ पे जो हमारी सामंती स्ट्रक्चर्स हैं उनके खिलाफ असर्शंस हमने अलग अलग रूप में देश के अलग अलग कोनों में आंदोलन के रूप में देखे हैं। हमने जाति व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन देखे हैं, और ये तमाम व्यवस्थाएं जो एक समय का एक्सेप्टेड नॉर्म था, उन सब के खिलाफ आंदोलन हुए हैं। और अब उनके जस्टिफिकेशंस को ध्वस्त करके हम 4 कदम आगे बढ़ चुके हैं। और जो ये हमने 4 कदम आगे बढ़ाए हैं, अब इन 4 कदमों को आगे बढ़े हुए जिस जगह पे हम खड़े हैं, उस जगह पे इन डॉक्यूमेंट्स का, इन सिस्टम्स के जस्टिफिकेशन की क्या आज जरूरत है, या इनको पीछे छोड़ करके आगे बढ़ने की जरूरत है, बात उसकी है। हाँ, ठीक। तो अभी आपने हमारे बातचीत में आपने कहा ना कि सभ्यता, संस्कृति और कल्चर अपने समय के हिसाब से, मनुस्मृति जब लिखी गई होगी तो उस समय काल के हिसाब से कुछ चीजें जरूरी होती हैं, क्योंकि कोई भी ग्रंथ लिखा जाता है तो समय काल परिस्थितियों के हिसाब से, यही बात आपने कहा था। उसमें बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि हम लोग पहले सुनते हैं ना कि भाई मनुष्य थे तो उसके पहले पूंछ था, पूंछ गिर गया, अब ठीक सीधा हो गए हम लोग। उसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं मनुस्मृति में होंगी जो उस वक्त सही होंगी, लेकिन समय काल के हिसाब से खराब हो गई होंगी। लेकिन फिर भी उसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी जो बची होंगी और ठीक होंगी आज के लिहाज से भी। ठीक, हाँ, आज के लिहाज से भी कुछ बची होंगी, तभी तो वो जिंदा है। तभी तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मनुवाद जिंदाबाद, मनुवाद जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, मनुवाद जिंदाबाद। इसके भी तो नारे लगाने वाले हैं ना नेहा। जिस तरह से आपको खराब कहने वाले लोग हैं तो आपको अच्छा कहने वाले भी तो लोग हैं। उसी तरीके से मनुवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद कहने वालों के अलावा इनको जिंदाबाद कहने वाले भी तो हैं। जिस वक्त आप आंदोलन कर रही थी कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद तेरी कब्र खुदेगी, मनुवाद, मनुस्मृति जला डालो, फाड़ डालो, उसी वक्त एक लड़की खड़ी होती है, एक लड़के के कंधे पे खड़े होकर चिल्लाती है ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद कहती है ना, आवाज आती है ना, वो भी लड़की है किसी। यही जानना चाहता हूँ। हाँ, अब ये जो मतलब मैं उसी में ऐड करूंगी जो बोला कि किसी भी समय से निकल करके वो कोई भी टेक्स्ट या कोई भी फोर्स आती है। इवन रिलीजन के लिए ये चीज सही है कि अलग अलग दौर पे जब रिलीजन्स अलग अलग मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि एक आदत पड़ गई है जेएनयू के लोगों की कि या ऐसे की कि ब्राह्मणवाद तेरी कब्र खुदेगी, मनुस्मृति मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद। अरे इसके अलावा भी बहुत सारी चीज मुर्दाबाद करने वाली चीजें हैं। इस चीज अन्य धर्म ग्रंथों में भी मुर्दाबाद कहने के लिए हिम्मत है किसी की? कह दे अन्य धर्म ग्रंथों में, नाम नहीं ले रहा हूं, उनको मुर्दाबाद कहने की हिम्मत है?
हाँ नहीं है, नहीं कहते। उनके अन्य कोई बिरादरी को मुर्दाबाद कहने की हिम्मत है? नहीं है। एक आदत सी पड़ गई, जैसे ना चेहरे पे, जैसे हम कहते हैं दाल भात, हाँ दाल भात हो गया है, दाल भात, मुर्दाबाद। हाँ चावल सब्जी, हाँ। तो वो एक आदत पड़ गई है। जैसे क्या खाओगे तो कहोगे दाल भात। उसी तरह से जब विरोध करना है, मनुवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदा, जैसे इनकलाब जिंदाबाद एक आदत सी नहीं पड़ी। जब हमको जिंदाबाद बोलना है तो क्या समझ में नहीं आ रहा है तो इनकलाब जिंदाबाद बोल दो। हाँ, उसी तरीके से आदत पड़ गई, मनुवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद कर दो, हो गया, हमने आंदोलन जीवी हो गए। अरे भाई, और भी तो कुछ मुर्दाबाद होगा। हाँ, अन्य धर्मों में भी तो मुर्दाबाद होगा, बिल्कुल, अन्य समाजों में भी तो मुर्दाबाद। उसका मुर्दाबाद क्यों नहीं लगता है? यही क्यों मुर्दाबाद एक आदत सी पड़ गई है कि दाल भात चोखा। हाँ हाँ, मतलब जो मैं पहले कह रही थी ना कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर रिलीजियस टेक्स्ट या रिलीजन का उभार होता है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उस जैसे गुलाम प्रथा या राजशाही, गुलाम प्रथा जिस दौर में गुलाम प्रथा थी और हमारे दुनिया का संरचन इसी सिस्टम के तहत चल रहा था, हो सकता है उस वक्त भी कोई, मतलब जब तक कोई ये नहीं कह रहा है कि ये खराब है और इसके लिए मर नहीं रहा है, इसका ये मतलब नहीं है ना कि वो ठीक है। हाँ, ठीक तो है। गुलाम प्रथा तब भी खराब थी। तो ये चीज कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, मेरे कहने का, हाँ मैं इस पे आ रही हूं। मेरे कहने का मतलब है कि हर चीज में अच्छाई होती है, हर चीज में बुराई होती है। मतलब कोई परफेक्ट नहीं होता। 100% तो ब्रह्मा होते हैं, 100% भगवान होते हैं, 100% अल्लाह होंगे, ईसा मसीह होंगे, और जो भी धर्म उसके भगवान जो नेचर है वो होंगे। बाकी सब में तो बुराइयां हैं ना, सब में बुराइयां हैं। हम में भी बुराई, राहुल गांधी में भी बहुत सारी खूबियां हैं, कुछ बुराइयां होंगी। मोदी जी में भी कुछ खूबियां होंगी, कुछ बुराइयां होंगी। भाई इतने दिन से प्राइम मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो कुछ तो खूबियां होंगी ना। ऐसे तो कोई नहीं बन सकता कोई भी। आप आयशा के प्रेसिडेंट हो तो कुछ तो होगा कि आयशा की प्रेसिडेंट हो। ऐसे तो मैं नहीं कह सकता कि अरे नेहा आयशा प्रेसिडेंट है, तुक्के में बन गई। तुक्के में कितना बन जाओगी आप? मैं ये मैं कहना, इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि ये सबके खिलाफ मुर्दाबाद होना चाहिए। नहीं, सबके ही खिलाफ मुर्दाबाद होना चाहिए, लेकिन बहुत समय पे जो सिस्टम्स प्रिवेल कर जाते हैं वो इसलिए प्रिवेल नहीं करते हैं कि उसमें कुछ अच्छा है जिसकी वजह से उनको संजो के रखा हुआ है। वो इसलिए भी प्रिवेल कर जाते हैं क्योंकि जब जब सिस्टम्स बदलते हैं, समाज में बड़े सामाजिक बदलाव आते हैं, आर्थिक बदलाव आते हैं, तो वो जो सिस्टम्स होते हैं खुद को उसके साथ अलाइन कर देते हैं। और समाज की इस तरीके से संरचना बनी रहे, ये उन लोगों के हित में है जो समाज की संरचना को कंट्रोल करते हैं। तो बहुत समय, चाहे वो मोदी हो या मनुस्मृति हो या जातिवाद हो, उसमें कुछ अच्छा है इसीलिए वो सस्टेन कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। जो लोग मात्रा ज्यादा कम हो सकती है। हाँ, मात्रा ज्यादा कम हो सकती है। कम ज्यादा मतलब किसी में बुराई की मात्रा ज्यादा होगी, अच्छाई की मात्रा कम होगी, लेकिन जीरो अच्छाई होगी और जीरो बुराई होगी, ऐसे नहीं हो सकता ना। मैं एक्चुअली ऐसे मानती नहीं हूँ कि चीजें ऐसी होती हैं कि अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। ये सच है कि फैक्चुअल लेवल पे कुछ चीजें अच्छी हो सकती हैं, बुरी हो सकती हैं, लेकिन किसी भी दौर में, क्योंकि हम पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी चीज के पॉलिटिकल रेलेवेंस पे हम बात करेंगे। अब मेघा लवरिया, या चलिए मेघा लवरिया में कोई चीज अच्छी होगी, कोई चीज बुरी होगी, हो ही सकता है। मैं उसको नहीं जानती हूँ निजी रूप से, लेकिन आप आयशा से हो, आयशा में भी अच्छी चीजें हैं, NSUI में भी अच्छी चीजें होंगी। विद्यार्थी परिषद वाले भी आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, कुछ अच्छे भाई जीत रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं तो जीत ही रहे हैं, बिल्कुल उनके भी प्रेसिडेंट हैं, तो उनमें भी तो कुछ अच्छाई होगी, तभी तो वोट पा रहे हैं ना। हाँ, मैं वही कह रही हूँ। तो चीजों को ये देखना इफेक्टिव नहीं है हमें, अगर समाज को समझना है कि अच्छा है या बुरा है। किसी भी पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में किसी चीज का इफेक्टिवनेस क्या है या वो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या बैठता है, वो जरूरी है। मेघा लवरिया का ब्राह्मणवाद जिंदाबाद कहना क्या पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में एक एक्सेप्टेबल चीज है? किसी को भी इस तरह से उदंडता करना किसी के लिए भी कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। या ABVP अगर जीतता है अलग अलग कॉलेजेस में, आपको तो आपका भी दीवार पे लिख देना कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी, BHU की दीवारों पे लिखना, ब्राह्मणों की लड़कियां, ब्राह्मणों के लड़के अगर गुजर रहे होंगे वहां से, तो वो देख के समाज में या उनमें क्या, बहुत सारे ऐसे JNU में आपके साथी कॉमरेड होंगे, ब्राह्मण लड़के होंगे, लड़कियां होंगी आपके साथ हैं। अदिति मिश्रा ही आपकी प्रेसिडेंट है JNU की, ब्राह्मण है, लेकिन
आपकी विचारधारा से है ना कि वो जो बिल्कुल। जाति को नहीं मानती, बिल्कुल। ऊंच नीच को नहीं मानती है, तो ये जो है वो तो बुरा लगता है ना। ब्राह्मण भारत छोड़ो या ये सब कुछ अगर कहीं लिखा गया है, हमने नहीं लिखा, आयशा को कोई इंसान इसमें नहीं रहा है, और अगर लिखा गया है तो मैं उसको कंडेम करती हूँ, वैसे ही कंडेम करती हूँ जैसे किसी और चीज को करूंगी, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। ब्राह्मणवाद एक सिस्टम है, ब्राह्मण आप एक जो भी बोल रहे हैं, तो बात वो नहीं है। और दूसरा जो आप कह रहे थे कि हर वाद को करना चाहिए, हर रिलीजन में होता है या तमाम चीजें होती हैं, हम समय समय पे बराबर रूप से, क्योंकि मैं वामपंथी हूँ, बिना ऊपर नीचे और 19-20 किए मैं बोल सकती हूँ कि जहां पे इस तरीके से ऊंच नीच के सिस्टम को कायम रखते हुए लोगों की इंडिविजुअल फ्रीडम्स या हकों को दबाया जाएगा, उसके खिलाफ हम बोलेंगे। एक सवाल और मेरे मन में है और लोगों के भी मन में है कि जेएनयू में भाई आपके पूरे देश में कितने सांसद, आप CPIML से हो, CPIML पार्टी है आपकी, उसका ये छात्र विंग है, हाँ। स्टूडेंट विंग है, जैसे NSUI है, ABVP है, तो CPIML कहाँ पे है, कितने सांसद है? 2 सांसद है बिहार से, और देश में कितने होंगे? देश में मतलब बिहार में ही है हमारे, बिहारी में बस 2 हैं। इतने सांसदों के खेमे में 2 सांसद हैं, फिर भी आयशा लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी बहुत कमजोर है, DU में भी बहुत कमजोर है, मतलब जहां और भी जगहों पर तो चुनाव भी नहीं यूपी में होते हैं, लेकिन आयशा JNU में क्यों मजबूत है, वो ही क्यों जीतते हैं, उसका गढ़ अभी तक नहीं टूटा, यही क्या है आयशा और JNU का संबंध? मतलब कम्युनिस्टों को, जैसे जहां से मैं आती हूँ, हम किसी भी दौर में हमारा पॉलिटिक्स करने का क्या इफेक्ट है वो हम कभी भी, मतलब हमारा तो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में घुसना ही काफी लेट हुआ है, तो ये हम कितने नंबर ऑफ सांसद इज इक्वल टू पार्टी बढ़ना, ये हम नहीं देखते मैं हैं उसकी वैसे। बात नहीं कर रहा हूं, मैं हाँ। ये कह रहा हूं कि जिस पार्टी से आप बिलोंग करती हैं, हाँ। उसकी कोई बुरा ना मानिए हैसियत नहीं है। हाँ। 2 सांसद हैं, हाँ, वो भी ठीक बिहार है। से हैं, वो भी कह लीजिए तुक्के में हो गए। तुक्के में तो नहीं हुए। हाँ, वही था जब अटल जी के जमाने में जो भाजपा की स्थापना हुई थी, 2 बने थे। तो चलिए खैर, मैं किसी को ऊंच नीच की बात नहीं कर रहा, लेकिन जब हम JNU में जाते हैं तो विद्यार्थी परिषद, NSUI और भी तमाम स्टूडेंट, बड़ी बड़ी पार्टियों के जो स्टूडेंट विंग है, वो आयशा के सामने पानी भरने लगते हैं, सारी सीटें आयशा जीत जाती। ऐसा वहां क्या ऐसा आबो हवा में है कि आयशा, वामपंथ और इसका इतना कल्चर है कि वही लड़के जाएंगे वहां, पहले इंटर पास करने के बाद भाजपा को वोट दिए होंगे, कांग्रेस को वोट दिए होंगे, वहां जाके आयशा को वोट दे रहे हैं, तभी तो जीत रही है आयशा। तो आप आयशा की प्रेसिडेंट है ना, नेशनल प्रेसिडेंट है, तो आप बताइए थोड़ा। नहीं, क्योंकि जिस तरीके से हम इमेजिन करते हैं चुनाव को, मतलब डेमोक्रेसी को जिस तरीके से इमेजिन करते हैं, उसका अगर इमेजिनेशन के और आइडिया के लेवल पे अगर करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का आप देखें, तो वो JNU में आपको कहीं ना कहीं दिखता है कि लोग आपको वोट कर रहे हैं जब आप उनके रूम के अंदर, उनके क्लासरूम में, ढाबे पे, रास्ते में चलते हुए आपको जो आपका कैंडिडेट बताएगा, अगर आप उससे प्रभावित महसूस करेंगे तो आप उन्हें वोट देंगे। JNU में ये चीज मुमकिन है, क्योंकि JNU अपने आप में एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। आप हॉस्टल में जहाँ पे रहते हैं उस मेस में चुनाव होते हैं, हॉस्टल में जो खाना बनता है, जो जिस मेस में खाना बनता है उसके चुनाव होते हैं कि कौन उस कमेटी में चुन के जाएगा। क्लास के लेवल पे चुनाव होते हैं, जो स्कूल्स होते हैं अलग अलग जिसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके लेवल पे चुनाव होते हैं, और फिर लार्जर स्टूडेंट यूनियन का चुनाव होता है। तो हर लेवल पे आपसे डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करवाया जाता है और आप करते हैं। और उस डेमोक्रेसी में अगर आप देखेंगे DU में या जिन यूनिवर्सिटीज का आप एग्जाम्पल ले रहे हैं जहाँ पे वो जीतते हैं बहुत हजार वोट से, उन यूनिवर्सिटीज का जो चुनाव होगा, आपने किया भी होगा कवर, उन यूनिवर्सिटीज के चुनाव और JNU के चुनाव में जमीन आसमान का फर्क है। उन यूनिवर्सिटीज के चुनाव में करोड़ों रुपए एक कैंडिडेट को खर्च कर देना आम बात है, हर साल होता है। वही लिंगडो के गाइडलाइंस जो प्रतिबद्ध करते हैं हर एक कैंडिडेट को कि आप 5,000 ज्यादा नहीं खर्च करेंगे, वही लिंगडो के गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जाती हैं DU में, और पूरा प्रशासन, पूरा रूल ऑफ लॉ कोई कुछ नहीं करता। धनबल और जनबल ना हो, बाहुबल ना हो तो आप जीतेंगे नहीं, कैंडिडेट ही नहीं बन पाएंगे। और
उससे भी ज्यादा यही एक रीजनल कास्ट का असर्शन वो भी वहां पे देखने को मिलता है। आप इस कॉन्स्टिट्यूशन पे अपने कैंडिडेट्स देते हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी में क्या किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, दिल्ली में कौन लोग रहते हैं, तो वो भी एक चीज रहती है। और किसी लेवल पे किसी भी यूनिवर्सिटी में जो चुनाव होते हैं डीयू में, उसमें कितना लेवल का करप्शन होता है, जहाँ पे जो टीचर्स इलेक्शन ड्यूटी में होते हैं वही टीचर्स वोट गिरवा रहे होते हैं अपने स्टूडेंट्स को बता करके। स्टूडेंट जानते नहीं है कि कौन है वो कैंडिडेट, कभी नहीं देखते हैं। हाँ, मैं कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जहां पे इस तरीके से चुनाव हो रहा है, जहां पे आपको लोगों के नाम रटवाए जा रहे हैं, आपको फ्लैशी चीजें दिखाई जा रही हैं, गाड़ियों पे नाम लिखे हैं तो आपको याद रह रहा है। इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन ऑफ आइडियाज, इट इज नॉट अ कॉम्पिटिशन कि आपको कौन बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। जानिए अपने कैंडिडेट को और जिसके आइडियाज और काम आपको सबसे प्रभावित करे उसको वोट दीजिए। वो कॉम्पिटिशन है ही नहीं। पूरा सिस्टम ही चुनाव का ऐसा बना दिया गया है जिसके तहत आपको जिसने सबसे ज्यादा पैसा खर्ची होगा उसको उसका नाम आपको हर जगह दिख जाएगा, उसके नाम की चॉकलेट आपके रूम पे पहुंच जाएगी, टीचर आपको कान में उसी का नाम फुसफुसाएगा वहां पे बैलेट बॉक्स के बाहर, तो आप उसको वोट करके आ जाएंगे बिना जाने कि वो कौन है। और एक बार चुन के आ जाए तो फिर आपको वो दिख जाए, कभी पॉसिबल नहीं है। ऑन द अदर हैंड जेएनयू में चुन के आ जाए तो गोबर पोतने लगेंगे वो परफॉर्मेंस भी आजकल, मतलब इतनी स्ट्रेंज बात है कि ऐसे परफॉर्मेंस करने वाले जो स्टूडेंट नेता हैं उनको याद किया जा रहा है, जबकि इस परफॉर्मेंस में भी अपने आप का एक काम नहीं करके परफॉर्म कर देना छुपा हुआ है। क्योंकि इससे पहले जो लोग थे वो लोग इतना भी नहीं करते थे। इतनी दुख की बात है कि डीयू के ये हाल है। वहीं आप जेएनयू में जाते हैं तो जेएनयू में आपको जब तक आपके क्लासरूम में आकर के किसी कैंडिडेट ने आपको बताया नहीं है कि उसके क्या एजेंडाज हैं इलेक्शंस के, जब तक जो स्कूल का जीबीएम होता है जिसमें स्कूल में जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जितने स्टूडेंट्स होते हैं, सब आते हैं और उस जीबीएम में जितने भी काउंसलर कैंडिडेट्स होते हैं सबको बात करनी पड़ती है। और जो लोग स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, वो सवाल पूछ सकते हैं। जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं बाकी आपके अलावा वो भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं, आप भी उनसे पूछ सकते हैं। तो इसमें आप पैसा नहीं फेंक सकते हैं किसी के मुंह पे। अगर आप किसी के मुंह पे पैसा फेंकेंगे तो स्टूडेंट्स को ये समझ आ जाएगा कि तुम सोच रहे हो कि तू बेवकूफ है, तेरे को मैं चॉकलेट खिला के तेरा वोट खरीद लूंगा, आप ये सोच रहे हैं। और इतनी मजेदार बात है कि जेएनयू की वीसी ने अपने पॉडकास्ट में एक्सेप्ट किया है कि जो राइट विंग के लोग हैं वो लोग पैसा खर्च करते हैं, पिज्जा बर्गर करते हैं, लेकिन देखिए जेएनयू ऐसी यूनिवर्सिटी है कि ये काम नहीं किया उनके फेवर में, उनको उल्टा पड़ गया। जेएनयू की वीसी जो खुद को प्राउड आरएसएस की मेंबर बोलती हैं, उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की है, तो उनको उल्टा पड़ गया। आप जो तमाम बातें करते हैं, क्या है उनका नारा कि नारी के सम्मान में एबीवीपी मैदान में, जब आप ये चीज बोलने जाएंगे, आप मान लीजिए डीयू में बोल सकते हैं, आपको कोई पूछ नहीं पाएगा क्योंकि वैसा है ही नहीं सिस्टम। जेएनयू में आप पे बोल दीजिए अपने भाषण में, आपको 5 स्टूडेंट मुर्दाबाद का नारा लगा देंगे, आपको गिना देंगे कि आपके कितने एमएलए एमपीज हैं के चार्जेस में, जिनके के चार्जेस, और आपने फिर भी उनको टिकट दिया। आपको जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं वही पूछ लेंगे कि इनको क्यों टिकट दिया। जब बृजभूषण के खिलाफ आंदोलन हो रहा था तुम लोग सड़कों पे उतरे थे, पूछ देंगे। जब कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिली थी तुम लोग उतरे थे सड़कों पे, उसकी बेल पे स्टे क्यों हुआ ये पूछने के लिए, पूछ देंगे। तो जहां पे आपको हर स्टेप पे लोगों, स्टूडेंट्स के अलग अलग सवालों का सामना करना पड़ेगा, ना सिर्फ आप जो भाषण दे रहे हैं उसमें जो बातें बोली हैं उसके बेसिस पे सवाल पूछे जाएंगे, बल्कि आप पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से राजनीति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इससे पहले किसी और पार्टी में थे और अब बदल के आ गए ताकि चुनाव लड़ पाए, ऐसा तो नहीं हो रहा है। आपने पिछले 1-1.5 साल में अपने पॉलिटिकल लाइफ में क्या स्टैंड रहा है आपका मेजर पॉलिटिकल इश्यूज पे, इन तमाम चीजों पे आपकी स्क्रूटिनी होती है। और उस स्क्रूटिनी पे जब आप खरे उतरते हैं तब जाके आपको जेएनयू का 9000 स्टूडेंट जाके वोट देता है। तो ये कसौटी डेमोक्रेसी का तो मतलब वही इमेजिन किया गया था ना। ये जेएनयू वाले डफली बहुत बजाते हैं, आयशा वाले। हाँ। डफली उफली, ये क्या है डफली कल्चर? डफली मतलब जब एक इंडस्ट्री बनती है कल्चरल, दुनिया इतनी आगे गई और भी कुछ बजा सकते हैं ना। बजा तो सकते हैं, नहीं वही है कि डफली एक बहुत ही साधारण, बहुत इजीली एक्सेसिबल, और बजाने में कोई भी बजा सकता है, बहुत आसान है सीखना, इसीलिए बजाते हैं। ऐसे समय पे जब पैसा खर्च करके आपको अपना डोमिनेंस दिखाना पड़ रहा है बाकी जगहों पे, तो हम लोग ढपली बजा के गाना ही गा के अपने विचार लेकर जाते हैं। कैसे बजाते हैं आप लोग? ऐसे ट्रेनिंग दी जाती है क्या? हाँ बिल्कुल, अगर कोई सीखना चाहता है बिल्कुल ट्रेनिंग होती है। हाँ, उसकी अलग ट्रेनिंग होती है। मतलब कन्हैया कुमार भी अभी एक दिन बजा रहे थे। हाँ, मतलब बहुत मुश्किल नहीं होता है, आप 1-2 बार अगर बजाएंगे आपको आ जाएगी, आसान होता है। लंबा आलाप लेते हैं,
हाँ हाँ, ये बहुत सब रिदम होता है उसमें। रिदम होता है, बिल्कुल रिदम हाँ? होता है। हाँ एक रिदम जरा सुना के बता दीजिए कैसे। कौन सा रिदम मैं आपको सुनाऊं? कोई भी जो 2 4 5 जितनी रिदम आप करती हो। मतलब मैं थिएटर करती हूँ, हाँ, इसीलिए तो हम लोग तो अलग अलग मैंने जो पहली बार ढपली पकड़ी थी तो मैंने गीतों के लिए ही ढपली पकड़ी थी, और उसका एक लंबा इतिहास भी रहा है। ऐसे समय में जब थिएटर को या एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट पे महदूद कर दिया जा रहा है कि टीवी एंटरटेनमेंट है, सड़क पे जो हो रहा है वो एंटरटेनमेंट है, बाकी जो लोग करते हैं वो नौटंकी है, तो जब इस तरीके से डिवीजन होता है समाज में, मतलब इतना इंटरेस्टिंग तो है इंडिया में भी, जब एक समय पे होता था ट्रेडिशन, देवदासी ट्रेडिशन, तो उसको ब्रिटिशर्स बोल देते हैं कि ये सेक्स वर्क है और उसको बैन कर देते हैं। और वो महिलाएं जो वो क्लासिकल फॉर्म्स को परफॉर्म किया करती थी, जब उसका रिवाइवल होता है, जब हिंदुस्तान डिसाइड कर रहा होता है कि कहाँ कौन से डांस को फंडिंग जाएगी, तो उन्हीं डांसेस में वही जो महिलाएं थी जो उसको परफॉर्म ट्रेडिशनली इनहेरिट कर रही होती हैं, उन्हीं महिलाओं को उससे दूर कर दिया जाता है और स्टेट की उस पर हेजेमनी हो जाती है। और ये डिसाइड होता है कि कौन से एक्सेप्टेबल और सोफिस्टिकेटेड फॉर्म्स ऑफ डांस हैं, और बाकी जो होता है वो कौन सा नौटंकी है, लोअर लेवल का है, या ऐसी कौन सी चीज़ है जो समय बर्बाद है या विभत्स है, ये डिसाइड होता है। तो यही जो मतलब बाइनरी क्रिएट करने की नहीं अभी तो नहीं, तो कैसे ये तो मीटिंग थी। हाँ। अभी तो मैं नहीं बजा सकती, आपको मैं वीडियो भेज दूंगी ऐसे सारे। गा के बता दीजिए ना कैसे करते हो आप, थोड़ा सा एक आलाप दिखा दीजिए, कोई भी जो एक बहुत देखने में बड़ा मजा आता है, मैं आपको वीडियो भेज दूंगी। अभी मैं कैसे आपको बताऊं, मतलब कैसे एक नारा लगाती हैं आप लोग, बताओ ना। नारा तो जैसे बहुत मजा आता है सुन के। अरे मैं आपको भेज दूंगी, अभी मैं बिना रिदम तो होना चाहिए ना, क्योंकि म्यूजिक को जैसे हम समझते हैं कि म्यूजिक क्या है, कोई गिटार बजा रहा है वो है। म्यूजिक एक इंडिविजुअल सेंस ऑफ फ्रीडम नहीं है। एक लंबे समय से वो लोग गीत गाते रहे हैं, वो लोग अच्छा ये आयशा के ही या वामपंथ में ही दिखता है, जैसे विद्यार्थी परिषद वाले डफली बजा के वोट नहीं मांगते, वो नहीं मांग सकते हैं। एनएसयूआई वाले भी नहीं मांगते। हाँ। और भी आरजेडी का भी छात्र विंग है, समाजवादी की भी का स्टूडेंट विंग है, वो भी नहीं बजाते, ये आयशा वाले ही डफली बजाते हैं। नहीं, हम लोग का प्रोग्रेसिव संगठनों में ये है ट्रेडिशन। हाँ। हम मानते हैं कि गाना और नाचना ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो खलिहर लोग करते हैं। हाँ। ये एक ऐसी चीज है जिससे जनता जुड़ती है। इतना बजा दो कि कान के अंदर तक घुस जाएगा। आयशा को वोट दो। आयशा को वोट दो नहीं, बट जैसे जो हम नारे भी लगाते हैं ना, हाँ। वो नारे रिदमिक रूप से बंधे हुए रहते हैं। एक और बात, चूंकि जेएनयू की बात हो रही है, शैक्षणिक संस्थानों की बात, तो इस वक्त एक सवाल खड़ा हो रहा है कि यूनिवर्सिटीज पे आरएसएस का कब्जा, संघ का कब्जा, शिक्षा व्यवस्था में तमाम, अभी आपने कहा ना कि मैं प्राउड आरएसएस हूँ, जेएनयू पे आरएसएस के वाइस चांसलर, प्रोफेसर्स, ये क्या है ये सब है? हाँ, मतलब हर जगह है ये तो आज के समय में हमें मालूम। कैसे कब्जे में ले रहा है आरएसएस? अब आरएसएस एक विशाल मशीनरी है जिसको हम जितने बार उसके बारे में जानते हैं तो समझ में आता है कि अच्छा शायद उतना ही ज्यादा विशाल है। और आज के समय में किसी भी इंस्टीट्यूशन पे जो समाज में एग्जिस्ट करते हैं उसमें उसके लोग शामिल हैं, चाहे हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में देखें, जितने भी वाइस चांसलर्स मेजर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हैं, वो लोग ना सिर्फ खुद को ओपनली आरएसएस मेंबर कहते हैं, बल्कि आरएसएस के प्रवक्ताओं को, आरएसएस के मिनिस्टर्स को, तमाम लोग जो आरएसएस से जुड़े रहे हैं, उनको यूनिवर्सिटीज़ में इवेंट्स करा के बुलाते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स को परमिशंस नहीं मिलती हैं एकेडमिक डिस्कशंस ऑर्गेनाइज कराने की। वहाँ पे आप देखते हैं कि आरएसएस के अलग अलग विंग्स यूनिवर्सिटीज़ में स्पेस हासिल कर लेते हैं और उसमें आरएसएस के स्पीकर्स और प्रवक्ता आते हैं भाषण देने के लिए। तो यूनिवर्सिटीज़ का जो भी स्पेस एग्जिस्ट करता था जिसमें स्टूडेंट्स प्राइमरी स्टेक होल्डर्स होते थे, अब उन स्पेसेस को इस्तेमाल किया जा रहा है आरएसएस के प्रवक्ताओं, एक्टिविस्ट, राम माधव जैसे लोगों को जगह देने के लिए, ताकि वो यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे समाज में प्रेजेंट व्यवस्था को, जो मैंने कहा कि कसौटी पे खरा उतारा जाता था कि आप बताइए कि आप सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि किसी ने बोल दिया है, या आप समाज में हमारे लिए फायदेमंद है, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब वो यूनिवर्सिटीज़ में एकेडमिक डिस्कशंस होने के बजाय सीधा प्रोपेगेंडा मशीनरी का डिस्कशंस वहाँ पे हो, ताकि अब आरएसएस का एक बहुत बड़े लेवल पे स्कूल का सिस्टम चलता है, जिन स्कूलों के सिस्टम में
मिलिटरिस्टिक एक तरह से ट्रेनिंग होती है। हमारे बहुत सारे साथी पढ़े हैं बाल शिशु मंदिर से, तो वो बताते हैं वहाँ पे उनकी किस तरीके से ट्रेनिंग होती थी। वहाँ पे वैसे अगर आप देखें तो बहुत महत्व है म्यूजिक का, वो ड्रम्स सब सिखाया जाता है उनको। हाँ, तो स्कूल के सिस्टम में उनका इंटरवेंशन है और एक बहुत बड़ा चेन खुला हुआ है जिसके तहत स्टूडेंट्स को उन कल्चरल प्रोग्राम्स में हिस्सा लेने को बोला जाता है जो आरएसएस से लिंक्ड है। हमारे यूनिवर्सिटी स्पेसेस में हम देखते हैं प्रोग्राम्स होते हैं जिसके तहत गर्भ संस्कार क्या होता है इसके ऊपर बातचीत होती है कि क्यों गर्भ से ही माँ के अच्छे संस्कार होंगे तो बच्चा लेकर आएगा, इस तरीके की बातें की जाती हैं। जो सरकार के स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स हैं, ऑपरेशन कगार हो गया या बाकी हो गया, उनको डिफेंड करने के लिए यूनिवर्सिटीज में प्रोग्राम हो रहे हैं जो कि स्टूडेंट्स नहीं ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, जो कि वो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में मौजूद हैं, चाहे वो कोई डीन हो, प्रोफेसर हो, वाइस चांसलर हो, वो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं और स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है कि आपका इसमें अटेंडेंस मैंडेटरी है। वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में जिसका ड्राफ्ट आता है और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है उसके ऊपर, एबीवीपी अकेला संगठन होता है जो उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलता है कि हम इसको लागू करवाएंगे। आप एक छात्र संगठन है, आप कौन होते हैं किसी चीज को लागू करवाने वाले? पर ये कॉन्फिडेंस कि हम करवाएंगे लागू, ये हमें पापा ने बोला है करवाने के लिए, हम करवाएंगे, ये चीज एनईपी को लेकर के तमाम अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, मुझे मालूम है जामिया में, जेएनयू में, डीयू में, एयूडी में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कोर्सेज चल रहे हैं जिसके तहत टीचर्स को ये पढ़ाया, बोला जा रहा है कि आप ये पढ़ाइए कि एनईपी कैसे अच्छा है। एनईपी की वजह से जो चेंजेस आए हैं करिकुलम में, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मतलब जब हिंदुस्तान अपने दरवाजे खोलता है, पहले आज़ादी के बाद हम अपने इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए हमारी अर्थव्यवस्था रहती है, उसको खोला जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, और उसके बाद हिंदुस्तान और हिंदुस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड नेशंस जिसको बोला जाता है, उनको मजदूर प्रोवाइड करने की एक जगह समझा जाता है। आप कैसे बनाएंगे? चीप लेबर प्रोवाइड करने की जगह हिंदुस्तान को कैसे बनाएंगे? आप ऐसे बनाएंगे कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरीके की एजुकेशन को प्रमोट करे कि वो नौकरी पे केंद्रित हो। एकेडमिक डेवलपमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, सामाजिक व्यवस्था को समझना, उसको बेहतर करना, इसकी तरफ केंद्रित ना हो। इसीलिए आज एनईपी के तहत जो कोर्सेज हमको पढ़ाए जा रहे हैं, हॉर्टिकल्चर, मछलियां कैसे पालें और हाथ की रेखा कैसे देखें, इस तरीके के कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं। आप जो एकेडमिक कंटेंट है, क्रिटिकल कंटेंट है हमारी पढ़ाई का, वो कम कर रहे हैं और उसकी जगह हाथ की रेखा देखना और कौन से चक्र होते हैं शरीर में, ये सब चीजें आप पढ़ा रहे हैं। अगर किसी को ये पढ़ना है कि हाथ की रेखा कैसे देख रहे हैं, तो मैं जाके कर लूंगी ना कोर्स अगर मेरा मन है। पर जो कोर्स में मैंने एडमिशन लिया है, अगर मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट हूं तो हिस्ट्री पढ़ाने के लिए आप प्रतिबद्ध हैं। आप हिस्ट्री का कंटेंट कम करके मुझे हाथ देखना क्यों सिखा रहे हैं? और फिर आप कह रहे हैं कि आप मेरा ओवरऑल डेवलपमेंट कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं होगा मेरा ओवरऑल डेवलपमेंट। पॉलिटिकल साइंस का कंटेंट कम करके, सिलेबस खत्म करके आप ये पढ़ा रहे हैं कि कौन से चक्र होते हैं बॉडी में या मछलियां कैसे पालें। तो एजुकेशन को भी बदल देना, उसको एक ऐसा रुख देना जिसके तहत स्टूडेंट्स क्रिटिकल थिंकर्स और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनने के बजाय मशीन्स बने जो सुबह से लेकर शाम तक यूनिवर्सिटी में खटना समझे और कोई भी लो पेइंग जॉब में वो जाके सम्मिलित हो जाए और इंपीरियलिस्ट नेशंस के जो इंटरेस्ट है उनको सर्व करे। आपने हमारी शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बेच दिया, हमारे एजुकेशन सेक्टर को बेच दिया है। आपने कौन सी जॉब्स का क्या इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस तरह से होगा, पूरी तरीके से भेज दिया है। जो नेशनलाइज सेक्टर्स भी होते थे, पब्लिक सेक्टर्स भी होते थे, उनको भी आप धीरे धीरे करके खत्म कर रहे हैं। रेलवे हो गया, हाईवे हो गया, सब चीज तो आपने बेच दिया, टेलीकॉम बेच दिया, सब बेच दिया है। तो हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो जिन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जा रहे हैं, जिस एजुकेशन को हासिल करने के लिए वो जा रहे हैं, उसको खत्म करके उनको इंपीरियलिस्ट नेशंस को के प्राइवेट इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए आप काम पे लगा रहे हैं आज के समय में। आरएसएस क्या समझती हैं आप? क्या है आरएसएस आपके दिमाग में? क्या आरएसएस अगर आप किसी से पूछें, किसी मतलब नॉर्मल इंसान से, तो वो बोलेंगे कि आरएसएस एक संगठन है जो कल्चरल, समाज के कल्चरल, हिंदू कल्चर के लिए या इंडियन, जिसको इंडियन कल्चर कहते हैं, उसके लिए लड़ता है। लेकिन अगर आप आरएसएस को
देखें कि आरएसएस जब बना उससे पहले वो लोग जो आरएसएस बनाते हैं वो क्या कर रहे थे, जब खुद को भारतीय सभ्यता और कल्चर को बढ़ावा देने वाली संगठन बोलने वाले से सच में उसको सच में इस कसौटी पे उतारा गया कि क्या आप सच में उसको डिफेंड करेंगे, तब उसके लोग क्या कर रहे थे। और आज के समय पे या अलग अलग समय पे उनका पॉलिटिक्स में, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में जो हस्तक्षेप रहा है वो क्या है, तो आप समझेंगे कि आरएसएस क्या है। वो लोग जो आरएसएस के आइडियोलॉग्स में से हैं, हेडगेवार हो गए, सावरकर हो गए, ये सब तमाम लोग, आज़ादी का जब आंदोलन बिल्डअप हो रहा था वो उस वक्त मौजूद थे। इनके अलग अलग दौर के कॉन्ट्रीब्यूशंस मौजूद हैं, आज़ादी के आंदोलन में क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे, आप उनको ध्यान से देखिए। इनके आइडियोलॉग्स खुले तौर पे नाज़ी जर्मनी से इंस्पिरेशन लेते हैं और कहते हैं कि जर्मनी में जो हमें मॉडल दिख रहा है कि वो नस्लीय डिफरेंसेस को कैसे एड्रेस कर रहे हैं, जिसके तहत वो एक नस्ल को सबसर्विएंट मानते हैं, इंफीरियर मानते हैं और उनका एक्सटर्मिनेशन कर रहे हैं सिस्टमैटिक रूप से, और दूसरे के डिग्निटी के लिए और प्राइड के लिए लड़ रहे हैं। इस मॉडल से हिंदुस्तान को प्रेरणा लेने की जरूरत है। ये चीज कहना उन्हीं के आइडियोलॉग्स के अलग अलग समय पे, वो भी पीक ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के वक्त, जब हिंदुस्तान के नौजवान स्कूलों से निकल करके, महिलाएं घरों से निकल करके आंदोलन में जुड़ रही थी, ऐसे दौर में उनका ये टिप्पणी करना कि जो असली हिंदू है वो अभी नहीं लड़ेगा अंग्रेजों से, क्योंकि हमारी असली लड़ाई मुसलमानों के खिलाफ थी और मुगल शासन खत्म किया है इन्होंने, अंग्रेजों ने, इसलिए अंग्रेज हमारे दोस्त हैं। जब अंग्रेज चले जाएंगे तो तब हमें ही आना है ताकत में, इसलिए इनका विरोध मत करिए। ये ट्रांसफर ऑफ पावर पीसफुल होने जा रहा है। ये बात उनके आइडियोलॉग्स कहते हैं। उनके आइडियोलॉग्स ये कहते हैं कि आपको बचे रहना है कम्युनिस्टों से और मुसलमानों से। वो कहते हैं क्रिश्चियन से भी कि वो कहते हैं कि वो कल्चरल लड़ाई एक लड़ रहे हैं, लेकिन उनके सारे इंस्पिरेशंस कहाँ से आते हैं? रेशियल रूप से अपने समाज को विभाजित करने वाली फैशिस्ट रजीम से, मुसोलिनी से मिलने जाते हैं वो और उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। अलग अलग समय पे जब अब वो नेशनलिस्ट का, खुद को नेशनलिज्म का झंडा बरदार बोलते हैं, लेकिन जब नेशन की परिभाषा रची जा रही थी तो तब उनके लोग अलग ही रवैया अपनाते हैं। ना वो तिरंगे को अपनाते हैं, वो कहते हैं कि तिरंगा में तो 3 रंग हैं और 3 तो हिंदू धर्म के हिसाब से बैड लक माना जाता है, तो कोई भी हिंदू इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और इतनी मजेदार बात है कि वही जो तिरंगा है जिसको आज वो क्लेम करते हैं, वो एक मुस्लिम कपल द्वारा सिया जाता है। उसके बाद वो कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे जनगण मन को, या हम इस हिंदुस्तान में इस चीज को नहीं मानते हैं। आज वो उसके नाम पे मारते हैं। वो संविधान जिसको वो लात मारते थे, कहते थे किक ऑफ फेट से आज़ादी मिल गई है, ये झंडा हमें दे दिया, तिरंगा दे दिया है, हम इसको नहीं मानेंगे। संविधान को लंबे समय तक वो हमेशा, आज भी एक्चुअली वो चाहते हैं कि आप हमें 400 पार कराइए, हम संविधान बदल देंगे। तो संविधान की जगह वो हमेशा से चाहते हैं कि मनुस्मृति हो। ये आरएसएस है। अलग अलग समय पे हमेशा एक्सट्रीमिस्ट थॉट को बढ़ावा देना। इस देश में जो जातिवादी व्यवस्था मौजूद है, ऐसी व्यवस्था मौजूद है जिसके तहत ये बोलते हैं वो कि जो भी फॉरेन, अब पितृभू मातृभू वाला उनका अलग सिस्टम है कि हिंदुइज्म यहीं पर जन्मा है, इसीलिए यहाँ पे हमारा अधिकार है हिंदुओं का, और क्योंकि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का अलग जन्म हुआ है तो वो फॉरेन एलिमेंट्स हैं हमारे देश में, इसलिए या तो उन्हें एक समय पे हिंदुओं के आधिपत्य को मानना होगा, स्वीकार करना होगा, या तो इस देश से चले जाना होगा। उन्हें मानना होगा कि वो द्वैम दर्जे के नागरिक बन के रहेंगे हिंदुस्तान में, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको देश छोड़ के चले जाना होगा। इस तरीके की समझदारी आरएसएस रखता है। और वो देश जिसमें आज हम रह रहे हैं, उस देश के सेक्युलर फैब्रिक से इंटायरली कॉन्ट्रडिक्टरी ये चीज है। इसीलिए वो जो सेक्युलर वर्ड के प्रति, सोशलिस्ट वर्ड के प्रति इनकी घृणा है, वो यहीं से आती है। ये समझदारी कि जब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसमें भी जो हमें बोला जाता है कि कम्युनिस्ट समझते नहीं हैं कि कास्ट और क्लास के बीच में क्या, कभी मानते नहीं हैं। हम तो ऐसा नहीं मानते हैं। जिस पार्टी से मैं आती हूँ उस पार्टी का
उभार ही जातीय सामंती ताकतों के खिलाफ लड़ने से होता है। अगर किसी पार्टी ने शहादतें दी हैं इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ते हुए, इस सामंती जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ते हुए, तो आपको मतलब यहाँ पे जितने भी शहीद दिख रहे हैं, ये सब लोग वही लोग हैं जिन्होंने बिहार में, भोजपुर में इसी व्यवस्था के खिलाफ लड़ते हुए शहादतें दी हैं। और बहुत अर्ली ऑन ये हमें समझ में आ जाता है कि वो कम्युनिस्ट एजेंडा जिसके तहत इस देश का वो वर्ग जो हमेशा से, इस दुनिया का वो वर्ग जिसने इस दुनिया के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की नींव रखी है, जो अपना पूरा लेबर उस पर देता है, लेकिन इस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का कोई भी बेनिफिट, अपने लेबर का भी उसको सही हिसाब नहीं मिलता है। हम समझते हैं कि हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में वो सेक्शन जाति, मतलब वो क्लास एक जाति से आती है। हम समझते हैं कि, और ये बात साफ भी हो जाती है जब बिहार में कास्ट सेंसस होता है और उसका डेटा जब पब्लिक होता है, तो ये साफ तौर पे दिख जाता है कि वो खेतीहीन मजदूर जो किसी और की ज़मीन पर काम करते हैं वो आदिवासी हैं मेजरली। वो लोग जो लो पेइंग सेक्टर में काम करते हैं वो दलित हैं, वो गरीब मुसलमान हैं। ये समझ में आता है बिहार के कास्ट सेंसस से। और अगर आप देश भर में करवाएंगे कास्ट सेंसस तो ये कहानी आपको साफ हो जाएगी और इसको कोई डिनाई नहीं कर पाएगा। और वो जॉब्स जो हाई पेइंग जॉब्स हैं, सरकारी सेक्टर्स हैं, पब्लिक सेक्टर्स हैं, वहां पे डिसप्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है प्रिविलेज कास्ट का, ये भी आप डिनाई नहीं कर पाएंगे। तो इस देश में अगर हमको गरीबी से, ऊंच नीच से, गैर बराबरी से लड़ना है तो हम एज वामपंथी, एज कम्युनिस्ट ये मानते हैं कि उस लड़ाई को जाति की लड़ाई के साथ में ही चलना होगा, और वो दोनों लड़ाइयां एक ही हैं एक तरह से। तो ये हमारी समझदारी है। लेकिन इसी के उलट आरएसएस किसके लिए बोलता है, किस चीज के लिए लड़ाई लड़ता है, ये बोलते हुए कि हम इस देश में रूटेड हैं। वो लड़ाई लड़ता है नस्लीय भेदभाव के खिलाफ। वो लड़ाई लड़ता है कि वो लोग जो इस देश में सदियों से बसे हुए हैं, उन लोगों को, मुसलमान और क्रिश्चियंस, वो लोग जो इस देश के नागरिक थे और उनको कन्वर्ट करना पड़ा क्योंकि लंबे समय से भेदभाव उन्होंने झेला इस देश की व्यवस्था के तहत, और आज वो जाके मुसलमान हैं या दलित हैं कहीं, उनको ही देश से बाहर निकाल दो। ये उनकी समझदारी है। तो वो कम्युनिस्ट मूवमेंट जिसके भी 100 साल खत्म हुए, आरएसएस के भी 100 साल खत्म हुए, इनके ऑल्टरनेटिव विजन्स में ये फर्क है। इसीलिए आरएसएस जब 90 के दशक में भी पावर में नहीं था और बाबरी का दौर चलता है, एलपीजी का दौर चलता है, उस वक्त भी हम ये चीज रिकॉग्नाइज करते हैं कि आरएसएस इस देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और एक ऐसा खतरा है जिसका उभार तेजी से आ रहा है, जिसके एजेंडा में, जिसके सेंटर में ये चीज है कि इस देश की संपत्ति को, पब्लिक सेक्टर को बेच दिया जाए चुनिंदा प्राइवेट एंटिटीज के हाथों में, जिसका ये एजेंडा है कि समाज को बांट दिया जाए और इसी ऊंच नीच के आधार पर समाज की व्यवस्था को फिर से सॉलिडिफाई किया जाए, कंसोलिडेट किया जाए। ये फर्क है उनके बीच में। अगर आरएसएस ये समझता है कि हिंदुस्तान की सभ्यता इतनी पिछड़ी हुई है कि वो आज भी जातिवाद को, आज भी कम्युनल एजेंडा को, आज भी पेट्रियार्कल एजेंडा को मानेगी और ये हिंदुस्तान की सभ्यता है, तो इसके खिलाफ लड़ने के लिए हम लोग हैं। तो यही आरएसएस तो आरएसएस 100 साल की हो गई लगभग, और वामपंथ जो है ये भी लगभग चल ही रहा है बहुत समय से। तो इतना पिछड़ क्यों गया वामपंथ? अगर आरएसएस की विचारधारा में इतना दम नहीं होता तो पिछड़ तक गया वामपंथ। जिस पार्टी से आप संबंधित हैं, जिस विचारधारा से हैं, वामपंथ पिछड़ रहा है, आरएसएस बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, तो दम तो है। नहीं, उनके मोबिलाइजेशन में दम है, ये कौन नहीं मानता है कि जिस तरह से वो चला रहे हैं उसमें दम है। लेकिन किसी भी दौर में आप पावर में हैं, आपने अपने आसपास जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं जो इस देश की सत्ता को चला, वामपंथ क्यों फेल होता गया, आरएसएस क्यों आगे बढ़ता गया? हाँ, तो पहली बात तो अब फेलियर और सक्सेस आप किस लिहाज से देखेंगे? मतलब रूल, लोगों के एक्सेप्टेंस, हाँ, एक स्टेट धीरे धीरे खत्म होता गया, हर जगह कहाँ बचा है? वामपंथ या वामपंथ के विचार, जैसे अगर इंटरनेशनल विमेंस डे जिस पे बीजेपी का पोस्टर आया, आरएसएस भी मनाता है, ये इंटरनेशनल वर्किंग विमेंस डे आपको वामपंथ ने दिया है। वो मटर्निटी लीव जिसके लिए आज पार्लियामेंट में, आज नहीं मतलब आजकल पार्लियामेंट में बहस चल रही है, वो मटर्निटी लीव का कॉन्सेप्ट और मटर्निटी केयर का कॉन्सेप्ट आपको वामपंथ ने दिया है। वो संविधान जिसके प्रियम्बल में सोशलिस्ट शब्द है, या हिंदुस्तान की वो आज़ादी जिसके
कोर में ये था, कोर में इंपीरियलिज्म था, उसके कोर में साम्राज्यवाद था। वो साम्राज्यवाद का पॉपुलराइजेशन वामपंथ से आता है। महिलाओं के प्रॉपर्टी पे अधिकार, ये आइडिया वामपंथ से आता है। या सबका प्रॉपर्टी पे, प्राइवेट प्रॉपर्टी किस तरीके से कुछ लोग सम्मिलित कर रहे हैं और वो जिस पे सबका अधिकार होना चाहिए उसको कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित कर देना, बाकी लोगों के श्रम का नाजायज फायदा, श्रम की लूट है, ये समझदारी वामपंथ से आती है। तो कोई मानना चाहे ना मानना चाहे, मोहन भागवत भी आजकल जो स्टैंड्स ले रहे हैं उनका एक एक्सेप्टेंस, मैंने स्पीच दिखा, आई थिंक 2-3 साल पहले का है, जो उन्होंने कहा कि जो गेज हैं, लेस्बियंस हैं, उनकी भी जगह है हिंदुस्तान में। तो आपको ये जो समझदारी मिलती है ये उसी मूवमेंट से मिलती है जिसको आप आज खत्म करने पे तुले हुए हैं। पहली बात ये कि आप कितना डिनाई करना चाहें, आप हर वो फ्रीडम जो आज एंजॉय कर रहे हैं वो या तो आपको वामपंथी आंदोलन से मिली है या उन प्रोग्रेसिव आंदोलनों से मिली है जिसमें वामपंथ के लोग लीडरशिप में, उसके कतारों में उसको सॉलिडिफाई करते हुए मौजूद रहे हैं। ये एक चीज। दूसरी चीज कि ये सच बात है कि आज डिस्प्रपोर्शनेट रूप से भाजपा या आरएसएस की मशीनरी काम कर रही है, मीडिया में काम कर रही है, पब्लिक सेक्टर में, ब्यूरोक्रेसी में काम कर रही है, सरकार में वो लोग हैं। ये बिल्कुल सच बात है। और ये बिल्कुल सच बात है कि वो मजबूत हैं आज के दौर में, मजबूत है इसीलिए तो इस तरीके से एक तरफा रूप से संविधान हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया, कॉलेजियम सिस्टम हो गया, एनईपी, वीबीएसए जैसी तमाम चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन वो ताकतवर ही रहेंगे इसका कोई गारंटी वो नहीं ले सकते हैं, और वो सही हैं इसलिए वो ताकतवर हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी दौर में आपके पास पावर है, इसका कोई लेना देना नहीं है इस चीज से कि आप सही हैं या अच्छे हैं। जो हम समाज में एक इक्विवेलेंस ड्रॉ करते हैं ना कि आप में कोई तो बात होगी, कुछ तो अच्छा होगा इसीलिए तो आप पावर में हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी भी सिस्टम में जो इंसान पावर अपने हाथ में कंसोलिडेट करता है वो ही डिसाइड करता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और जब उस इंसान के हाथ से वो पावर ले ली जाती है तो अच्छे और बुरे की परिभाषाएं बदलती हैं। आज आपको ये बोला जा रहा है कि वो अच्छे हैं क्योंकि उनके हाथ में पावर है। जब उनके हाथ में पावर नहीं होगी तो वो बुरे होंगे। जैसे एक समय में कोई भी प्रथा जो आज निकाल दी गई है, जो हमारे कल्चर का हिस्सा थी, सती प्रथा हमारे कल्चर का हिस्सा थी, क्योंकि कुछ तो होता होगा ना, कोई तो बात होगी, कुछ तो होगी उसमें अच्छा, इसीलिए तो वो सस्टेन कर रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सस्टेन इसलिए कर रही थी क्योंकि उसके खिलाफ जो फोर्सेस लड़ रही थी वो अपनी एनर्जी, मोमेंटम जुटा रही थी और वो खत्म हुई। इसी तरीके से जिस सिस्टम में, ऊंच नीच के सिस्टम में हम एग्जिस्ट करते हैं, वही ऊंच नीच का सिस्टम इनके भी अंत का कारण बनेगा। और वो लोग जिनसे ये इंस्पिरेशन लेते हैं, चाहे वो हिटलर हो, मुसोलिनी हो, उनका जो अंजाम हुआ था बहुत दर्दनाक अंजाम था, वो इनका अंजाम ना हो, इस चीज के लिए इनको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। नेहा, संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर, क्या विचार है आपके? यही, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, आपके सामने बैठी हूँ, जेएनयू में पीएचडी कर रही हूँ और बोल सकती हूँ, 4 चीजें जो सोच रही होती हैं उनको शब्द दे सकती हूँ। वो इस वजह से ही पॉसिबल है क्योंकि अंबेडकर ने अपने से पहले आने वाले वो तमाम समूचे संघर्ष को कंसोलिडेट किया, जिस संघर्ष के तहत मुझ जैसे लोग या महिलाएं, दलित, आदिवासी, ओबीसी पढ़ सकें। उन संघर्षों को कंसोलिडेट किया और संविधान का रूप दिया। उस वक्त भी वो एक बहुत बड़े और बहुत पॉपुलर, वो भी लड़ रहे थे उस वक्त, हिंदू कोड बिल पास ना हो इसके लिए वो तमाम पॉपुलर लीडरशिप, मॉडर्न इंडिया की, इंडिपेंडेंट इंडिया की लीडरशिप उनके विरोध में खड़ी हुई थी। आरएसएस ने प्रोटेस्ट कॉल किया था, यही दिल्ली में पूरा मैदान भर दिया था हिंदू कोड बिल के विरोध में, उसके बावजूद वो पास करवाया। इस चीज को पास करवाया कि इस देश में जो गरीब हैं, मजदूर हैं, उनके कुछ निहित अधिकार हैं और उनसे छेड़छाड़ नहीं हो सकती है, ये उन्होंने पास करवाया। अनटचेबिलिटी, एक लंबे समय से जिनके साथ एक लंबे समय से ये रिलेशनशिप रहा कि इसको रिफॉर्म करे जाएगा, अबॉलिश नहीं किया जाएगा, उससे लड़ते हुए उसको अबॉलिश किया और कास्ट को एज अ सिस्टम आइडेंटिफाई किया जो किसी इंसान के राइट टू लाइफ विद डिग्निटी को प्रतिबद्धित कर रहा है। ये चीज किया।
अफर्मेटिव एक्शन हिंदुस्तान में दिया, ये अंबेडकर और संविधान की देन है। और आज ये जो एक और जो इससे पहले आप पूछ रहे थे ना कि इतना सारा वोट मिल रहा है बीजेपी को तो पॉपुलर तो होगी, या वो जो कह रही है क्यों लोग मतलब अपने आप से उतर जा रहे हैं सड़क पे मारने के लिए अगर उसके आइडियाज के प्रति एक्सेप्टेंस नहीं है। तो ये बात तो है, हम लोग आज के समय में यही तो आर्ग्यू करते हैं कि कोर्ट से मान लीजिए कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिल गई, क्यों मिल गई? एक टेक्निकलिटी पे बोला कि हम बेल दे रहे हैं, लेकिन क्या उस टेक्निकलिटी के आधार पे ये बात झुकलाई जा सकती है कि जो लेवल ऑफ डेंजर है सर्वाइवर की खुद की जिंदगी या उनके फैमिली की जिंदगी को, वो कम हो जाएगा? आप एक टेक्निकलिटी देख ले रहे हैं, इसकी वजह से क्या वो सर्वाइवर सेफ है, या उनके साथ जो हुआ है, गैंग हुआ है, वो सेफ है क्या? तो रूल ऑफ लॉ को आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, आपको इंटरप्रेट करना चाहिए जनता को सर्व करने के लिए, लेकिन पब्लिक प्रेशर में आकर के आप कुछ पॉलिटिकल प्रेशर में आकर के आप कुछ डिसीजंस ले रहे हैं क्योंकि आपके कोलिजियम में कौन होगा कौन नहीं होगा, आपका प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, या जज लोया की तरह आपको मार दिया जाएगा, ये चीज डिसाइड हो रही है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भी तो एक चीज है ना जिसके लिए हम लोग खड़े हैं कि सामाजिक प्रेशर से नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से डिसाइड होगा कि इस देश में कानून क्या होगा, सही गलत, जुल्म और क्राइम और पनिशमेंट किसको समझा जाएगा। तो ये हमारे देश में रैशनैलिटी का जो एक रैशनैलिटी अंबेडकर की देन है, कॉन्स्टिट्यूशन की देन है। इवन ये जो फॉल्स बाइनरी क्रिएट की जाती है, मतलब वामपंथी होने के नाते हम बोला जाता है कि आप इस तरीके से देखते हैं और अंबेडकर ऐसे नहीं देखते थे, तो इस चीज को भी और पॉपुलर बनाना कि किस तरीके से अगर समाज में आपको गैर बराबरी, जो गरीबी है उसको अगर हटाना है, और गरीब इस देश का कौन है? दलित है, गरीब मुसलमान है, ओबीसी है, पिछड़ा आदिवासी है, अगर आपको उसको भी हटाना है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, नेशनलाइजेशन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, ये बहुत जरूरी है। इस बात को भी पॉपुलराइज अंबेडकर करते हैं, जिसको कायदे से कहा जाता है ना कि मार्क्सवादी एजेंडा है ये, तो उसी मार्क्सवादी एजेंडा से अग्री करते हुए अंबेडकर अलग अलग लेखों में लिखते हैं ये समझदारी कि अगर आप पहला लेबर यूनियन कौन बनाते हैं? अंबेडकर बनाते हैं। तो वो तमाम समझदारियां जिसको विरोधाभास में प्रेजेंट किया जाता है अंबेडकर के लेफ्ट के वो आइडियाज, वो एक्चुअली अंबेडकर उनको चैंपियन करते हैं। इस वजह से भी अंबेडकर मॉडर्न इंडिया के वो रैशनल थिंकर, इंटेलेक्चुअल बन के उभरते हैं जो आज के वामपंथी आंदोलन को इंस्पायर करते हैं। अच्छा, अभी आपने कहा ना कि मुसलमान गरीब है, तो कौन है मुसलमान गरीब है, ये लोग गरीब हैं, तो क्या मुसलमान वाकई दबा हुआ है, गरीब है? इस्लाम क्या है, बताइए जरा। देखिए, इस्लाम क्या है ये तो मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ बताने के लिए, मैं ना उस अपब्रिंगिंग में हूँ और ना मैंने उसका कुछ पढ़ाई किया, स्कॉलरशिप है मेरा। लेकिन इस देश में मुसलमान पिछड़ा हुआ है आर्थिक रूप से, सोशली इकोनॉमिकली पिछड़ा हुआ है, ये तो मैं नहीं, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कहता है। और उसी के तहत उन्होंने ये रेकमेंड करता है वो कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में इस चीज को, इस एजुकेशनल बैकवर्डनेस को करेक्ट करने के लिए इंस्टीट्यूशनल प्रावधान लिए जाएं, स्कॉलरशिप्स आए। जो मुसलमान पिछड़ा हुआ है, मुसलमान जो गरीब है, ये 14 से अभी 26 तक की मोदी जी की सरकार में पिछड़ गया कि पहले से भी पिछड़ा हुआ है? नहीं, ये तो बहुत पुराना रिपोर्ट है जो ये रिकॉग्नाइज करता है कि इस देश का मुसलमान बहुत पिछड़ा हुआ है। और वो कंपेयर, मतलब वो ये कंपैरिजन भी ड्रॉ करता है कि इस देश के दलित एजुकेशनली जितने बैकवर्ड हैं, उसी परिस्थिति में इस देश का गरीब मुसलमान भी है। और ये बैकवर्डनेस तो बहुत पुराना है, ये बिल्कुल 14 के बाद का नहीं है। इस तरीके का इकोनॉमिक सोशल बैकवर्डनेस बहुत पुराना है, जिसके तहत भी हमने अलग अलग जगहों पे जैसे बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में ही अगर दलित टोलों के साथ में सामंती गुंडे वहां पे जला दिया करते थे, मार होते थे, तो मुसलमान टोलों के साथ में भी सेम चीजें हुआ करती थी वहां पे। तो ये एक एस्पेक्ट हमेशा से रहा है। 14 के बाद से जो एक, अब ये भी नहीं है कि आरएसएस ने सिर्फ ये किया है, मुस्लिम्स के अगेंस्ट जो एक अदराइजेशन इस देश में एक लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है, वो एक बहुत लंबा इतिहास है। मतलब इवन ब्रिटिश रूल जब यहाँ पे आता है तो हिंदुस्तान की हिस्ट्री को वो जिस तरीके से डिवाइड करता है कि मुगल एरा उसमें बना देता है, उस डिवीजन में भी एक ये अंडरस्टैंडिंग है कि हिंदुस्तान का
सोसाइटल स्ट्रक्चर कैसा है और उस स्ट्रक्चर को हमें अगर कम्युनल ग्राउंड्स में डिवाइड करना है तो अपना रोल एस्टैब्लिश करने में आसानी होगी। तो ये कम्युनल एजेंडा तो तब से भी चलता हुआ आ रहा है। इस कम्युनल एजेंडा को, जिसको संघ के वो लोग या वो लोग जो संघ से एक तरीके से एसोसिएटेड रहे हैं लंबे समय से, जो आरएसएस में भले ही ना हो जब वो 15 में बनता है, लेकिन उससे पहले जो हिंदू महासभा या इस तरीके के तमाम संगठन होते थे, आर्य समाज इस तरीके के संगठन होते थे, उनमें रह करके इस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाते थे कि वो, अब उसमें भी दो तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग थे जो कहते थे, मैंने बताया कि अंग्रेज हमारे दुश्मन नहीं है, उन्होंने मुगलों को हराया है, मुसलमानों को हराना हमारा टास्क था, उन्होंने हरा दिया है, तो जब भी ट्रांसफर ऑफ पावर होगा वो हिंदुओं के पास होगा, इसलिए अंग्रेजों से मत लड़ो। एक तो वो हुआ करते थे। दूसरे वो हुआ करते थे जो इस चीज को ये मतलब इस तरह से कहते थे, ग्लोरीफाई करते थे कि अंग्रेजों ने तो एक तरीके से हमारे मास्टर्स हैं वो, और देखो उन्होंने कितना बेहतर हमारे साथ किया, इससे पहले मुसलमानों के अंडर हम लोग कितना प्रताड़ित थे, तमाम चीजें। और इन चीजों को जस्टिफाई अंग्रेजी सरकार इस्तेमाल करती थी। और ये बात तो बहुत वेल नोन है कि जब वो टैक्स लगाए इनिशियली वेस्ट बंगाल में जो सिस्टम चलता है, उसमें इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने में वहां के जो पावरफुल लैंडलॉर्ड्स रहते हैं उनका वो साथ देते हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन में वो राज करते हैं। अगर हम देखें अंग्रेजी हुकूमत का भी इतिहास, तो उस इतिहास में भी आपको भागीदारी मिल जाएगी इस देश के पावरफुल सेक्शन की, इस देश के लैंडलॉर्ड सेक्शंस की भागीदारी मिल जाएगी अंग्रेजी हुकूमत को काबिज रखने में। तो इसका तो ये भी हो गया। अंग्रेजों की बात अगर आप कर रही हैं, तो आज भी हम और आप, बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं, देखो ना अंग्रेजों ने क्या पार्लियामेंट बनाया था और ये क्या पार्लियामेंट बन गया कहते हैं। नहीं, ये तो हाँ, जो अभी सेंट्रल विस्टा बनाया है, हाँ, अरे क्या शानदार अंग्रेजों ने बनाया। अंग्रेजों की बिल्डिंग आज भी पानी नहीं गिरता, पानी चूता नहीं है, इनका बनाया आजादी के बाद ही गिरने लगता है। तो नहीं, ये अलग चीज है। मतलब ये अब ये सही बात है कि कॉलोनियलिज्म एक वर्ल्ड एजेंडा था, एक वर्ल्ड वाइड एजेंडा था, जिसके तहत जिन देशों में अगर अंग्रेजी हुकूमत गई तो उन देशों को सिविलाइज, उन बारबेरिक सिविलाइजेशंस को सिविलाइज करने के एजेंडा से गई, जिसके तहत उसने मॉडर्न मेडिसिन दिया, मॉडर्न एजुकेशन दिया। लेकिन इस सब के अलावा भी तो बहुत कुछ किया ना। तो जैसे मैंने कहा कि अच्छा बुरा में नहीं देखते कि अच्छा भी तो था, बुरा भी तो था, तो लेट्स नॉट मेक अप आवर माइंड अबाउट इट, वी हैव टू मेक अप आवर माइंड अबाउट इट। तो अगर मॉडर्न मेडिसिन और एजुकेशन दिया, उसके साथ साथ इस देश को कंगाल करके भी तो छोड़ा। इस देश, ये देश या कोई भी और देश, आप अंग्रेजी हुकूमत जहां जहां पे रही है उन, या अंग्रेजी भी छोड़ दीजिए, बाकी भी वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट फोर्सेस जहां जहां पे अपना कॉलोनियल एजेंडा लेकर के जाती हैं, उन देशों के रिसोर्सेस को निचोड़ करके उन देशों को गरीब छोड़ती है। और आज वो समृद्धि, वो स्टेटस वर्ल्ड ऑर्डर में, वो अमीर देश, उनकी अमीरी हमारी गरीबी के कारण है, उनका समृद्ध होना हमारे अनस्टेबल होने से ही है। ईरान में एक जब इलेक्टेड लीडर होते हैं मुसद्दिक, उनको ओवरथ्रो करने के लिए वहां पे जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं उसको मदद करता है अमेरिका, इंग्लैंड, उनको ओवरथ्रो करने के लिए, क्योंकि वहां का ऑयल चाहिए आपको। और अब वहां पे जो रूल होता है, आप कहते हैं उसको आजाद करने के लिए आप वहां के जो लीडर हैं उनको मार देते हैं और कहते हैं कि हम आजादी दे रहे हैं। आप किसी भी, मतलब आप लैटिन में, आप वेनेजुएला देख लीजिए, आपको क्यों जरूरत पड़ती है कि आप वेनेजुएला के इलेक्टेड लीडर को पकड़ करके नार्को टेररिज्म, मतलब आप नार्को टेररिज्म बोल रहे हैं, आपके खुद के डेटा के अकॉर्डिंग आपके पास कोई डेटा नहीं है जिसके तहत किस तरीके से वो चला रहे हैं, मडूरो चला रहे हैं वहां पे नार्को टेररिज्म का पूरा कारोबार, वो आप प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। तो वेनेजुएला हो, ईरान हो या हिंदुस्तान का इतिहास हो, इस तरीके के वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट नेशंस ने सिर्फ जिन देशों पे राज किया है वह उनको लूटा है, खुद को उनके रिसोर्सेज पे अमीर किया है। और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब वो राज करते हैं वो बिना वहां के सिविलाइजेशन को डिवाइड करके नहीं कर सकते हैं। और अंग्रेजी हुकूमत का भी एक लंबा इतिहास रहता है कम्युनल बेसिस पे हिंदुस्तान को डिवाइड करने का, और इसी कम्युनल बेसिस को सपोर्ट करता है, एम्पलीफाई करता है। डी कलोनियल हम बनाएंगे इसके नाम पे मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है, और आज के समय में 14 के बाद से उस नफरत के एजेंडा को एक इंस्टीट्यूशनल बल मिल गया है। जो अब हम कह रहे हैं कि आप अब
जजेस की अगर हम बात करें, जो कोलिजियम सिस्टम है कोर्ट्स में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स में, हर जगह पर एक समय पे जिसको कहा जाता था कि कोर्ट्स डू नॉट बाउ डाउन टू पब्लिक प्रेशर, कोर्ट्स के कंधे इतने चौड़े होने चाहिए कि अगर उनको क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है तो वो रूल ऑफ लॉ के हिसाब से, संविधान के हिसाब से जजमेंट्स पास करें। आज वो सच नहीं है। आज के समय में जब बाबरी वाला जजमेंट आता है उसमें ये बात बोली जाती है कि हम पब्लिक कॉन्शियंस को सेटिस्फाई करने के लिए ये जजमेंट पास कर रहे हैं। ये बात उस जजमेंट में बोली जाती है। आप रूल ऑफ लॉ हैं, आप ये कैसे कर सकते हैं? और आपको क्यों ऐसा लगता है कि इस तरह से किया जा सकता है? क्यों? क्योंकि एंटी मुस्लिम और कम्युनल सेंटिमेंट हाई है, इसलिए? क्या जितने भी डेमोलिशन ड्राइव्स, बुलडोजर राज हम कहते हैं, चल रहा है, जितने भी डेमोलिशन ड्राइव्स आज के समय में चल रहे हैं वो तो गरीबों के बस्तियों पे चल रहे हैं। और दूसरा किस पे चल रहा है? मुसलमानों के घरों पे चल रहा है। यूपी में, यूपी आपने देखा है, आफरीन फातिमा यहीं पे पढ़ती थी, उनके घर पे क्यों चला दिया आपने बुलडोजर? आपने उनका ट्रायल किया? और कौन सा रूल ऑफ लॉ का पनिशमेंट कहता है कि आप किसी का घर बुलडोज कर देंगे, चाहे उनका कोई भी मान लीजिए जुर्म रहा हो? कहाँ लिखा हुआ है? सीआरपीसी कौन सा सेक्शन कंडेम करता है और कहता है कि ये है प्यूनिटिव मेजर? तो आप जब मुसलमानों के प्रति हिंसा को सिस्टमेटाइज कर देते हैं, नॉर्मलाइज कर देते हैं, समाज के वैल्यू सिस्टम और मॉरल फैब्रिक का हिस्सा बना देते हैं, पुलिस और जुडिशियल सिस्टम में मुसलमानों के प्रति हिंसा को एक्सेप्टेबल और प्रमोशन का पात्र बना देते हैं, तो जो इकोनॉमिक और सोशल बैकवर्डनेस मुसलमान इस देश में झेल रहे होते हैं वो कई गुना आगे बढ़ जाती है। तो आज के समय में वही स्टैंड है, वही स्टेटस है। बाबा का बुलडोजर जो चल रहा है गलत है? हाँ बिल्कुल गलत है। कहाँ चल रहा है? आप ही के उत्तर प्रदेश में चल रहा है। नहीं, चल तो दिल्ली में भी रहा है, लेकिन मेजरली तो उत्तर प्रदेश में हमारे साथी बताते हैं कि आए दिन हमारे अभी रिसेंटली हमारे जो उत्तर प्रदेश के कॉमरेड हैं, उनको 2 कॉमरेड्स हैं, जीरा भारती जी और सुधाकर जी, उनको जेल में बंद किया गया था इसी सब के चलते, क्योंकि वहां पे बुलडोजर चल रहे थे और वहां पे वो विरोध करने गए थे, तो उनको जेलों में बंद कर दिया था। बाबा छोड़ते नहीं है? बाबा नहीं छोड़ते हैं। बाबा सिर्फ अपने खिलाफ जो कानून होते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते ही वो हटा लेते हैं सबसे पहले, और जिस पुलिस ऑफिसर ने लगाए होते हैं गुंडा एक्ट उनके ऊपर, उसका ट्रांसफर करवा देते हैं। तो यही चल रहा है। बाबा इलाज कर देते हैं। हाँ, इलाज कर देते हैं। और हाँ, एक और बात, मतलब ये जो एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा या एंटी मुस्लिम नैरेटिव हिंदुस्तान में है, वो एक ग्लोबल वॉर ऑन टेरर नाम से जो कैंपेन है उसका हिस्सा है। मतलब एक लंबे समय में जो पावर का क्लैश या जो वर्ल्ड डोमिनेंस का के लिए अमेरिका लड़ रहा होता है सोवियत रशिया से, उसका असर आपको देखने को मिलता है कि उसको 9/11 को फिर इस्तेमाल किया जाता है वॉर ऑन टेरर बोलने के लिए। मतलब वो सोवियत रशिया जो एक ऑल्टरनेट वे ऑफ एग्जिस्टिंग, समाज के संरचना को किस ऑल्टरनेट तरीके से रचा जा सकता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव था। हर आज जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम्स, पर्सनल लिबर्टीज, हर वो पर्सनल लिबर्टी जिसका आज खुद को अमेरिका चैंपियन बताता है, वो पर्सनल लिबर्टीज या वो मजदूरों के अधिकार, गरीबों, अफर्मेटिव एक्शन, परसिक्यूटेड ग्रुप्स के अधिकार, वो तमाम चीजें उसने सोवियत रशिया से सीखी हैं, उस निजाम से सीखा है। क्योंकि प्रेशर में आकर के एक ऑल्टरनेट मॉडल को अगर सपोर्ट कर, इस तरीके के ऑल्टरनेट मॉडल को सपोर्ट मिल जाएगा तो कहाँ जाएगा वो निजाम जो अमेरिका में राज कर रहा है, ये बोल करके कि कैपिटलिज्म ही, पूंजीवाद ही एक अकेला तरीका है, एक अकेला रास्ता है दुनिया को चलाने का। कुछ लोग अमीर रहें और गरीब लोग खुद को अपनी गरीबी के लिए कोसते रहें, यही एक तरीका है, यही एक तरीका है समाज की संरचना का। ये कैसे बोलते रहेंगे जब आपको सोवियत रशिया का ऑल्टरनेट मॉडल दिखा देगा कि अगर आप रिसोर्सेज को नेशनलाइज करके वैसा सिस्टम बनाते हैं तो वो एक सोशलिस्ट सिस्टम की रचना करते हैं। ऐसा देश जो कि वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट एनक्रोचमेंट से भी लगातार लड़ रहा है, अगर आप ये करना चाहेंगे तो आपको खतरा है। और इसी के तहत पूरा एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो मिडिल ईस्टर्न राज्यों में, स्टेट्स में क्रिएट किया जाता है, उसको जस्टिफाई किया जाता है ये बोलने के लिए कि अच्छा वॉर ऑन टेरर है, देखिए इस्लाम कितना अनस्टेबल है, उसको अनस्टेबल आपने बनाया है। तो ये जो ग्लोबल नैरेटिव चल रहा है कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसीज जो कि अमेरिका में है, यूरोपियन देशों में है, इंग्लैंड में है, ये तमाम डेमोक्रेसीज और पर्सनल लिबर्टीज के चैंपियंस एक डिक्टेटोरियल, कंजर्वेटिव, इस्लामिस्ट वर्ल्ड के खिलाफ लड़ रहे हैं।
पैलेस्टाइन का जेनोसाइड भी वैसे ही जस्टिफाई किया जाता है, ईरान में डेमोक्रेसी को टॉपल करने को भी वैसे ही जस्टिफाई किया जाता है कि हम यहाँ पे डेमोक्रेसी लाएंगे, हम यहाँ पे प्रोग्रेसिव वैल्यूज है, हम यहाँ पे लिबरल डेमोक्रेसी लेकर के आएंगे। लड़कियां वहां बुर्के तो उतार दे रही हैं, आजादी की मांग कर रही हैं, और ईरान पहले ऐसा ही था। नहीं, ये मैं नहीं कहूंगी। वहां पे मतलब एक लंबे समय में वहां पे भी मूवमेंट्स चले जिसके तहत लोगों ने अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए, पर्सनल लिबर्टीज के लिए लड़ा, लेकिन वहां पे जो महिलाओं का आंदोलन चल रहा था उसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता है, और उसका सॉलिडारिटी में हम हैं। लेकिन ये वही बात होती है कि हिंदुस्तान में अगर अंग्रेजी हुकूमत से हिंदुस्तान जूझ रहा है तो ये कोई नहीं कहेगा कि अच्छा हुआ अंग्रेज आ गए, हम लोग पहले ही परेशान थे, अच्छा यही लोग हम पे राज कर लें। ये ऐसी बात नहीं है ना। वैसे तो अमेरिका में इतना बड़ा एप्स्टीन फाइल्स को लेकर के वहां के प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। अगर महिलाओं की आजादी की बात है तो फिर ट्रम्प सबसे पहले एब्डिकेट करें अपने ऑफिस को, अगर महिलाओं को ये आजादी दिलानी है तो वो कैसी आजादी दिलाते हैं और क्या बोल के आजादी दिलाते हैं, वो हमने ईरान में देखा, वेनेजुएला में नार्को टेररिज्म से हम आजाद करेंगे, देखिए वेनेजुएला के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये सब तमाम चीजें बोली जाती हैं, लेकिन ये साफ सीधे रूप पे उन देशों को पनिश किया जा रहा होता है जो अमेरिकन मॉडल से कंप्लाई नहीं करते हैं, जो अमेरिकी हुकूमत से कंप्लाई नहीं करते हैं। तो ये जो ग्लोबल एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम नैरेटिव है हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान के अपने आरएसएस के एंटी मुस्लिम नैरेटिव को वहां से वो बल देता है। अच्छा नेहा, जो यूजीसी को लेके आपका स्टैंड रहा, इतना विवाद खड़ा हुआ, क्यों हुआ भाई? जो सवर्ण बच्चे हैं वो भी तो आंदोलन कर रहे थे, उनकी भी तो मांग जायज हो सकती है कि भाई हमें क्यों कोई घूर रहा है, कोई कह रहा है, कोई कह के हमें फंसा दे, विवाद खड़ा कर दे तो हम फंस जाएं, तो फिर क्या है ये? मतलब कोई भी आंदोलन कर सकता है जिसको अपने ऐसा लगता है कि उनके कोई ऐसा उनके ऊपर थोपा जा रहा है कोई लॉ या कानून जिससे उनको नुकसान है, वो कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने किया, और जब उन्होंने किया हम उनके प्रोटेस्ट में नहीं गए, ना हमने उनके साथ मारपीट की, ना हमारा कोई भी इंसान जाकर के उसको डिसरप्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही स्टे लग जाता है रेगुलेशंस पे और हम लोग प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं, उस पूरे प्रोसेस में डिसरप्शन शुरू होते हैं, उस पूरे प्रोसेस में मारपीट शुरू होती है, उस पूरे प्रोसेस में स्टूडेंट्स को तिहाड़ भी भेज दिया जाता है। तो पहले फंडामेंटल डिफरेंस इसको समझते हैं। हम नहीं समझते हैं कि कोई भी इंसान जो हमसे विपरीत ओपिनियन रखता है, वो जब अपनी ओपिनियन रख रहा होता है तो उसको क्रश करके ही हम खुश होंगे। हमें ऐसा नहीं लगता है। हमें लगता है कि आपके हमसे डिफरेंसेस हो सकते हैं, फिर भी आप वो रखिए, लेकिन आप ऐसा नहीं मानते हैं। और जो इनके प्रोटेस्ट्स भी हुए हैं, आप चला लीजिए, उनके वीडियोस चला लीजिए, आपने शायद कुछ कवर भी किए हों, आप उनको देखिए, सीधा सीधा एक रैशनल बात उनमें नहीं बोली जा रही है, या तो झूठ बोला जा रहा है डायरेक्टली। जो वो एक लड़की कहती है कि एसआरसीसी में ऐसा हुआ कि एक लड़के ने उनको प्रपोज किया और उसने मना कर दिया, तो उसके ऊपर यूजीसी एक्ट लगा दिया। यूजीसी एक्ट अभी तक लगा नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, और आपके ऊपर यूजीसी एक्ट लगा दिया। आप अगर लग जाए तो ऐसा लग सकता है? कितने बड़े नहीं लग सकता है। एसआरसीसी को नोटिस निकालना पड़ा कि हमारे कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दूसरा, ऐसा नहीं हो सकता है। अब यूजीसी के रेगुलेशंस को हम परफेक्ट नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कि उन रेगुलेशंस में इलैबोरेट, उसको सॉलिडिफाई और बेहतर करने की बहुत गुंजाइश है। अच्छा, जैसे एक चीज समझना है, भ्रम है। जैसे आप लड़की हो और मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ रहे हो, मैं दलित स्टूडेंट हूँ और आप अपर कास्ट की हो, और मुझे आप पसंद आ गई, ठीक, और आपको मैं पसंद हूं नहीं, और मैं आपका पीछा करते रहा। मैंने कहा कि मेरे प्रपोजल को आप एक्सेप्ट कर लो, मेरे प्यार को स्वीकार कर लो। आपने स्वीकार नहीं किया। मैं फ्रस्ट्रेटेड हुआ और मैंने कहा कि इस एक्ट में, यूजीसी एक्ट में आपको मैं फंसा। तुमने मुझे पसंद नहीं किया, चाहा नहीं, मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा या सबक सिखाऊंगी। ठीक, ये भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ऐसा। मतलब कंप्लेंट कोई करे वो हो सकता है, लेकिन वो पनिशमेंट मिल जाए ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि कंप्लेंट का उतना मैं कंप्लेंट करूं कि आपने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, मैं जाके कहूं कि अब तुम्हें सबक सिखाता हूं। जैसे लोग तेजाब फेंक देते हैं बदले में,
क्या क्या करते हैं, गोली मार देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो वो तो बड़ी चीजें हैं। ये तो एक अधिकार मिला हुआ ना, अच्छा ठीक है, तो मैं सिखाता हूं, मैं नेहा, मैं जाता हूं और कहता हूं कि इसने मेरा अपमान किया, इसने मेरे साथ ज्यादती की, मेरे साथ जो भी किया, तो इसका दुरुपयोग हो सकता है कि नहीं हो सकता? जितने भी कानून बनते हैं वो सामाजिक बुराइयों को करेक्ट करने के लिए बनते हैं। सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है कि समाज में ये एक सिस्टम के तहत एक इंसान दूसरे इंसान के फंडामेंटल राइट्स को कर्ब कर रहा है और इसके तहत हम प्रावधान बनाएंगे। महिलाओं के प्रति छेड़छाड़ या हरासमेंट या हिंसा को लेकर भी कानून इसके तहत बने कि महिलाओं के साथ होती हैं, और हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे महिला डिसएडवांटेज पे हैं उस सिस्टम के तहत, इसीलिए उनके साथ ही होता है। ये चीज रिकॉग्नाइज की गई और ये कानून बने। तब भी लोगों ने कहा कि ऐसा हो गया कि उसको वो परेशान नहीं है तो हम पे झूठा इल्जाम लगा दी या बदला लेने के लिए कर दी तो क्या होगा। तब भी कहा था, सही बात है, ऐसा कोई कह ही सकता है। और बातचीत करने में बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि अरे बाप रे बहुत बुरा हो जाएगा अगर कुछ हो गया किसी के साथ। पर इसमें दो चीजें हैं। एक तो कास्ट का इनजस्टिस एक हिस्टोरिक इनजस्टिस है और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। अगर आप डिनाई कर रहे हैं तो मैं ये बोल दूं कि सरकार के खुद के डेटा के अकॉर्डिंग 118% का इंक्रीज है। सरकार के खुद के डेटा के अकॉर्डिंग 20,000 स्टूडेंट्स ने पिछले 5 सालों में हायर एजुकेशन छोड़ा है जो कि SC ST OBC हैं। पब्लिक डेटा के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सिटीज़ में मर्डर हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स हो रहे हैं, सुसाइड्स हो रहे हैं, उसमें डिस्प्रपोर्शनेट रूप से लगभग 60% SC ST OBC छात्र हैं। ये डेटा है, डेटा झूठ नहीं बोलता है, मतलब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक। दूसरा चीज, अगर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है तो मैं एज अ बॉडी जो रिस्पॉन्सिबल है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सबको समान पढ़ने लिखने का अधिकार, सीखने का अधिकार मिले, मैं क्या करूँगा? मैं ये करूँगी कि मैं ऐसे गाइडलाइंस बनाऊंगी जिसके तहत ये हिस्टोरिकल इनजस्टिस एड्रेस हो। उसके बाद मैं तीसरी चीज क्या करूँगी, हर लॉ जो एग्जिस्ट करता है समाज में वो इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि समाज में अनडिनाएबल सिस्टम्स ऑफ ऑपरेशन एग्जिस्ट करते हैं और हर लॉ सब्जेक्ट टू मिसयूज है। हर लॉ है ना? हाँ, हर लॉ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस लॉ को हटा दें। इसका ये मतलब है कि आप उस लॉ को पुख्ता करें, उस लॉ को सॉलिडिफाई करें। जैसे यही UGC के प्रावधान ये चीज लिखते ही नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन दिखता कैसा है यूनिवर्सिटीज में, क्लासरूम्स में, हॉस्टल्स में, टीचर्स के साथ में जो रिश्ता होता है उसमें, मेस में, हॉस्टल अलॉटमेंट में, सुपरवाइजर अलॉटमेंट में कुछ नहीं लिखा है इन रेगुलेशंस में। और इसी कमी का इस्तेमाल करके कोर्ट्स ने स्टे लगाया। तो बिल्कुल every law is subject to misuse, but that does not mean that law has to be abolished. It means कि आपको उस लॉ को पुख्ता करना है और मजबूत करना है। और ये जो एंजाइटी फैलाई जा रही है इस लॉ के प्रति कि मिसयूज हो जाएगा, मिसयूज हो जाएगा, अगर आप इन प्रोटेस्ट का, ये प्रोटेस्ट से फैलाई गई ना कि मिसयूज हो जाएगा। अगर पहली बात तो अगर कोई कंप्लेन जाती है तो वो कंप्लेन जाती है ना, वो इंक्वायरी कमेटी बैठेगी जो जांच पड़ताल करेगी, देखेगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप भी उसमें इंक्वायरी में तो सवर्ण के बच्चे ही नहीं, कोई उनके प्रतिनिधि ही नहीं। हाँ, इंक्वायरी कमेटी, इक्विटी कमेटी जो है उसमें लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए SC ST OBC, महिला, PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी, इनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। बस ये चीज लिखी है रिप्रेजेंटेशन के बारे में। अगर ये चीज, ये परिभाषा सिर्फ है तो पूरे इक्विटी कमेटी में सिर्फ 1 या 2 इंसान भी अगर होंगे ना जो दलित होंगे या SC OBC समाज से आते होंगे, आदिवासी होंगे, तो भी चल जाएगा। लेकिन उसके विपरीत उसमें लिखा है कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, प्रिंसिपल या यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उसके हेड होंगे उस कमेटी के। जो आंकड़ा है 45 में से 38 जो वाइस चांसलर्स हैं वो SC ST OBC नहीं है। दूसरा उसमें चीज लिखा है कि वो इंसान जो कि इस पे काम किया हो, समाज में इस पे काम किया हो, वो इसका हिस्सा बने।
कहीं नहीं लिखा है कि उनको कौन सी जाति से आना चाहिए। तीसरा चीज उसमें लिखा हुआ है कि जो स्टूडेंट्स होंगे उनको स्पोर्ट्स और कल्चरल मेरिट के हिसाब से बुलाया जाएगा, कमेटी में बुलाया जाएगा। स्पोर्ट्स और कल्चरल मेरिट किसके पास होता है? मेरिट उसके पास होता है जिसके जेब में पैसा होता है, और जिसके जेब में पैसा होता है वो एक्सेप्शंस के अगर हटा दें तो एक पर्टिकुलर जाति से आते हैं समाज में। तो इस पूरे इक्विटी कमेटी में कहाँ नहीं दिख रहा है आपको रिप्रेजेंटेशन SC ST OBC के अलावा जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनका? अगर यूनिवर्सिटीज चाहें, जो कि यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स अगर इतने डिस्प्रोपोर्शनेट रूप से डीन्स, डिपार्टमेंट इंचार्जेस, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, HODs, अगर वो समाज के प्रिविलेज जातियों से आते हैं तो उन्हीं के पास आपका केस जाएगा, तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन कौन करेगा कमिटीज में? ये एक बात है। अब मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ कि ऐसी कमिटीज हो, मैं बोल रही हूँ आपके लॉजिक के हिसाब से भी कौन बैठा है कमिटी में आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए? अगर आपको SC ST OBC मेंबर्स से खतरा है कमिटी में, तो उस कमिटी में तो गुंजाइश ही नहीं है उन मेंबर्स के होने का। बियॉन्ड एक इंसान भी अगर होगा तो चल जाएगा, 2 इंसान भी होगा तो चल जाएगा। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 80% होना चाहिए। जो रोहित एक्ट कर्नाटका में अभी लागू होने जा रहा है उसमें लिखा है कि 80% होना चाहिए कमिटी में। इस रेगुलेशन में नहीं लिखा था, जिससे हमारा डिसएग्रीमेंट है। तो अगर ये है, ये मिसयूज का धारणा है कि मिसयूज का जो लोग कह रहे हैं वो लोग गाइडलाइंस खुद नहीं पढ़े हैं, समझे नहीं है। और एक तो ये चीज, दूसरा सीधा सीधी चीज कि ये लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये लोग जो UGC प्रावधान हटाने की बात कर रहे थे, क्या बोल रहे हैं अपने प्रोटेस्ट में? गधों को घोड़ा बनाओगे, पैर की जूती सर पे रख दें, हमारी सीट खा गया है वो इंसान, अब इनको यूनिवर्सिटीज में भी झेले हम, ये प्रावधान भी झेले हम। ये परिभाषाएं हैं। आप कह रहे हैं कि ये गाइडलाइंस नहीं होने चाहिए, और आपके हर शब्द से जातीय भेदभाव किस कदर एग्जिस्ट करता है यूनिवर्सिटीज में उसका प्रूफ आप दे रहे हैं। हमारी जो वाइस चांसलर पॉडकास्ट में जाके कहती हैं कि दलितों के साथ कुछ नहीं होता है, वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, वो अपने आप में प्रूफ है कि किस तरीके से UGC के गाइडलाइंस आना बहुत ज़रूरी है। वो रुचि तिवारी जो हम जहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और फिर जाके वो सोशल मीडिया पे कहते हैं कि मुझे बहुत परेशान किया इन लोगों ने, वो रुचि तिवारी का जितना पूरा कैंपेन चला, वो कैंपेन उसके साथ क्या हुआ इस पे कम है, बल्कि दलितों, SC ST OBC को गाली देने पे ज्यादा है कि ये नाली के कीड़े अभी हमें बताएंगे। एक इंसान है, उदय झा नाम है उनका, वो भी तथाकथित रिपोर्टर है, वो ये कह रहे हैं, उनके बगल में खड़ी है रुचि तिवारी, कि ये नाली साफ करने वालों को हम बताएंगे कि ब्राह्मणों की ताकत क्या है, आइए मॉरिस नगर थाने के बाहर। ये सब बातें बोली जा रही हैं। तो आपका प्रोटेस्ट का जितना नैरेटिव है उसमें एक ऐसी बात नहीं है जो बराबरी की बात कर रही है। सब इसकी बात कर रही है कि हम तुमसे ऊपर हैं और ये हमारा अधिकार होना चाहिए, तुम्हें बराबरी का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो हमारा नैरेटिव देखिए, हमारी बातें सुनिए और उनकी बातें सुनिए। डेटा जो मैं बोल रही हूँ वो देखिए, और वो जिस तरीके से रुचि तिवारी, बेचारी ब्राह्मण पत्रकार, वो बोलते हैं कि वो बेचारी है, ब्राह्मण है इसलिए उसके साथ हुआ है। जितनी वीडियोस फोटोज सर्कुलेट होगी सब सामने आ गया कि उनके साथ क्या हुआ है। आपने भी पकड़ा था ना उसे? हाँ, मैंने कहा था चलो तुम्हें थाने लेके जाएंगे, बिल्कुल पकड़ा था। और हर वो इंसान जो इस तरीके का दंगा फैलाने की कोशिश करेगा, डिसरप्ट करेगा आम जनता के शांतिपूर्वक चल रहे पब्लिक मीटिंग को, उस इंसान को पकड़ के पुलिस के ही पास लेके जाया जाएगा। उसको कोई माला नहीं पहनाई जाएगी। RSS नहीं है कि बिल्किस बानो के रेपिस्टों को माला पहनाई जाएगी, दंगइयों को सांसद बनाया जाएगा। तो यही होगा हर दंगई के साथ, हर ऐसे इंसान के साथ जो डिसरप्ट करना चाहता है, मारपीट करना चाहता है हमारे साथ में। तो कैसी पत्रकारिता कर रही थी? पत्रकारिता नहीं कर रही थी वो वहाँ बेसिकली हम जो बातचीत कर रहे थे उसमें वो यही कर रही थी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको पकड़ करके बोल रही थी कि जो आपने वीडियोस देखी होंगी उसी तरीके की बातचीत की, तुमने कपड़ा, पानी, हाँ, कि अब तुम्हें 200 साल से पानी नहीं पिया है तो तुम जिंदा कैसे हो, ये बातें वो बोलती हैं। मतलब उन्हें एक स्टूडेंट समझा रहा है कि हिस्टोरिकल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, सदियों से पब्लिक स्पेसेस में पानी के कॉमन जगहों से बहिष्कृत होना क्या होता है, वो उसे बता रहे होते हैं। और वो कहते हैं तुम्हें 200 साल से पानी नहीं मिला है तो तुम जिंदा कैसे हो, तुमने DU के चक्कर कैसे लगा लिए, मेघा लवरिया कहती हैं, बिना पानी के। तो आप तो मजाक उड़ा रहे हैं। जो
महार सत्याग्रह हुआ, आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आप उन तमाम स्टूडेंट्स का, इंद्र मेघवाल जो जिनको मार दिया जाता है क्योंकि वो एक घड़ा छू लेते हैं, उनके तथाकथित अपर कास्ट टीचर उन्हें मार देते हैं, आप तो उसकी मौत का मजाक उड़ा रही हैं। आपकी हर बात जातिवादी है, आपकी हर बात इस चीज का दावा करती है कि तुम्हारे साथ जो हुआ है उसका हम मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारे मुंह पे मजाक उड़ाएंगे, मौतों का मजाक उड़ाएंगे, और हम अगर तुम्हारे साथ जिस तरीके से जो ये मौतें हो रही हैं, हम जो कर रहे हैं उसका तुम्हें कोई हिसाब नहीं मिलेगा। ये तो आरक्षण को लेके भी तो बहुत सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि आरक्षण, अरे तुमने तो आरक्षण पा लिया, आरक्षण हमारी मेरिट खा गए, अगर हम 90% हैं, तू 20% है, तू सिलेक्शन पा जाती है, मैं नहीं पाता हूं। ये भी तो इस समय एक चल रहा है ना मामला रिजर्वेशंस को लेके। हाँ, मतलब रिजर्वेशन को लेकर तो लंबे समय से ये रहा है, और रिजर्वेशन पे वही बात है कि आप दो ही बातें करते हैं, मेरिट की बात करते हैं। मेरिट आता है सिस्टमैटिक प्रिविलेज से, और सिस्टमैटिक प्रिविलेज एक सेक्शन को मिलती है, दूसरे सेक्शन को नहीं मिलती है। जिसको नहीं मिलती है उस सेक्शन को उसकी ही गलती बता दिया जाता है कि तुम्हारे पास मेरिट नहीं है। तो जब ये सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है कि सिस्टमैटिक फ्लॉ के तहत समाज के एक सेक्शन को एक कांस्टेंट डिसएडवांटेज पे रखा जा रहा है दूसरे सेक्शन के रिलेशन में, तो समाज के खुद को करेक्ट करने का, सिस्टमैटिकली करेक्ट करने का जो तरीका है वो रिजर्वेशन है। समाज का कॉम्पनसेशन है कि जो हिस्टोरिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से दूर रखा गया, पब्लिक स्पेसेस से दूर रखा गया, इस सिस्टमैटिक इनजस्टिस को करेक्ट करने के लिए हम रिजर्वेशन जैसी अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज लाएंगे। तो आप मानती हैं कि जो अभी बात हो रही थी ना कि नियमों का, कानून का उल्लंघन, दहेज उत्पीड़न, इसका दुरुपयोग होता है कि नहीं होता है? हाँ, होता है। कितने %? अब ये तो मुझे देखना पड़ेगा कि एनसीआरबी ज्यादातर का क्या मामलों में डेटा होता है। नहीं, मुझे मालूम है बिहार, उत्तराखंड, यूपी में किस तरीके से दहेज के नाम पे उत्पीड़न होता है, ये एक फैक्ट है। SC/ST के नाम पे जो उत्पीड़न होता है कि नहीं, मतलब चीजें गलत होती हैं कि नहीं, गलत लगती हैं कि नहीं? एक्ट के नाम पे आप कह रहे हैं? SC/ST एक्ट, लाइक एवरी एक्ट, SC/ST एक्ट भी इज सब्जेक्ट टू मिसयूज, लेकिन SC/ST एक्ट भी अबॉलिश होना चाहिए ऐसा नहीं है, उसको मजबूत किया जाना चाहिए, और उसकी बहुत ज़रूरत है इस देश भर में, ऐसे देश भर में जहाँ पे हर रोज लिंचिंग, हत्या, मतलब आपको क्राइम करने की जरूरत नहीं है कि आपको वही क्राइम अगर कोई और व्यक्ति करता और एक दलित व्यक्ति कर रहा है तो दलित व्यक्ति को डिस्प्रपोर्शनेट पनिशमेंट मिल रही है। सिर्फ ये बात नहीं है, समाज में एग्जिस्ट करने के लिए, जो ही हम बात करें ना, IPS ऑफिसर मूंछ रख ले, घोड़ी चढ़ जाए तो जान से मार दिया जा रहा है, तो ये तमाम चीजें, इन तमाम चीजों को एड्रेस करने के लिए एक अलग लॉ, एक अलग सेट ऑफ लॉज की जरूरत है, और वो SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट की जरूरत है। उसको भी बहुत डाइल्यूट करने की कोशिश की गई है और हुई है, लेकिन इसको भी मजबूत करने की जरूरत है। यौन उत्पीड़न का मिसयूज है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल है, लेकिन ये तमाम जो लॉज आप बता रहे हैं ना कि इनका मिसयूज है कि नहीं है, तो वो ऐसे नहीं है कि लड़कियां बदला लेना चाह रही हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप यौन उत्पीड़न के भी कानून का मिसयूज की बात करें तो वो कैसे मिसयूज होता है? वो ऐसे मिसयूज होता है कि फैमिलीज, अगर इंटरफेथ कपल्स हैं, इंटरकास्ट कपल्स हैं, तो बोल दे रही है, फैमिली अपने तरफ से लगा दे रही है कि इस लड़के ने हमारी बच्ची किया है। क्यों? आप कंट्रोल करना चाहते हैं, आपके घर में जो औरतें हैं उनकी जिंदगी को कंट्रोल करना चाहते हैं। या SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट भी जिस तरीके से मिसयूज हो रहा है, इसी तरीके से मिसयूज हो रहा है कि जो ताकतें इसी जातिवादी सिस्टम के खिलाफ लड़ रही हैं, उन ताकतों को भी चुप कराने के लिए SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट का इस्तेमाल कुछ सेक्शंस कर रहे हैं। तो इन सब रूल्स का भी मिसयूज जो हो रहा है वो इसी सिस्टम को सपोर्ट ना करने के लिए हो रहा है। इसलिए ये जो एक्सेप्शंस हैं एक दो, उनको एग्जाम्पल्स की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है कि क्यों इन लॉज को खत्म करने की जरूरत है।